अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ काशिफ सलीम और पाकिस्तान इनोवेशन एक्सपो की जानिब से इस सेशन को मैं होस्ट करूँगा। आज हमारे साथ मौजूद होंगी मिस अलीना बाबर, जो कि अल्फ्राट्रॉन टेक्नोलॉजी की फाउंडर हैं और उसके अलावा मल्टीपल टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेसेस में स्पेशली कराची के अंदर जो है वो को फाउंडर भी रह चुकी हैं और अभी डिफरेंट टेक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो काम कर रही हैं। उनका काफ़ी बिग वर्क है और आज वो हमें अपने इस हमारे सेशन के अंदर अपनी कम्प्रीहेंसिव प्रेजेंटेशन भी जो है वो शामिल करेंगे। सो फर्दर हम ज्वाइन करते हैं अलीना को ऑन बोर्ड लेते हैं अपने इस पैनल में। चलते हैं अलीना की तरफ। तो हमारे साथ मौजूद है अलीना बाबर, जो कि फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव है अल्फ्राट्रॉन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और आज का जो हमारा सेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंटिंग चैलेंजेस जो है हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में और किस तरह से इसको रेवोल्यूशनाइज कर रही है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अलीना की तरफ बढ़ते हैं। तो अलीना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर सेकंड सेशन ऑफ पीआर एक्सपो। और कैसा जा रहा है आपका रमजान? क्या हाल है आपके? जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। फर्स्ट माशाल्लाह रमज़ान तो काफ़ी अच्छा जा रहा है और अब ये है कि इंशाल्लाह आगे दुआ है कि आगे की फर्दर जो है वो रमज़ान भी अच्छा ही जाए। सो पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया कि मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूँ अबाउट AI, स्पेशली इन पाकिस्तान एज यू आर सेइंग कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की अवेयरनेस के बारे में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो लेट्स सी कि हम इसको किस तरीके से आगे लोगों तक पहुँचा सकते हैं और कितना आप, एंड आई शुड अप्रिशिएट कि आपका ये जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी अच्छा है। सो लेट्स थैंक यू स्टार्ट। वेरी मच। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अलीना बाबर जो है वो अपनी कंप्रीहेंसिव प्रेजेंटेशन है हमारे साथ जिस सेशन के अंदर वो शेयर कर रही है। सो आप लोग वो व्यू भी कर सकते हैं और लेटर ऑन हम उसको समहाउ कोई मैकेनाइज करके हम अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इसको पब्लिश करेंगे। सो ओवर टू यू अलीना। अलीना बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से थोड़ा हमारे यूजर्स को भी इसका आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। क्योंकि हमारी यहाँ टिपिकलिटी ये है कि वी थिंक कि एआई एक अलेक्सा है या गूगल की वॉइस है, सिर्फ वहीं तक महदूद है। बट अगर हम उसके इंडस्ट्री सॉल्यूशन में जाएं, उसके उस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें, तो वो इससे कहीं ज़्यादा आगे की बात है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा अवेयरनेस के ऊपर हवाले से और इसका जो एक कम्प्रीहेंसिव नॉलेज स्किल बेस्ड है उसके हवाले से भी एक्सप्लोर करें, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स और बिजनेसेस हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा समझना समझे। सो ओवर टू यू अलीना, प्लीज कंटिन्यू। जी, अच्छा। अच्छा, मैंने इसमें ये दो चीज़ों को एक्चुअली कवर किया है ताकि मैं इंडस्ट्री के दो प्रॉब्लम्स को इकट्ठा सॉर्ट कर सकूं, जैसे जो जिनको हम दो टेक्नोलॉजीज के लिए फिर की एक कॉम्बिनेशन से यूटिलाइज कर रहे होते हैं, जैसे कि मतलब उसके थ्रू हम सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश, जैसे IoT और AI। आई एम एक्चुअली कंक्लूडिंग दिस इन थिंग इन दिस प्रेजेंटेशन के हाउ AI and IoT both are actually going to solve so many problems right now we have actually having in this industry. So for that, पहले मैं अपने एक छोटी सी आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हाउ ये क्यों है और कैसे आ गई, और सिर्फ एलेक्सा होती है या उससे ज्यादा भी होती है, ये सारी चीजें। यूजली अगर जब AI की बात करें तो लोगों का सिर्फ माइंड स्पेसिफिकली रोबोट्स की तरफ चला जाता है, उससे आगे का नहीं सोचा जाता। तो हम उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसका देंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना थोड़ा एक इंट्रोडक्शन, थोड़ा जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। मैं इस फील्ड में पिछले 5 से 7 साल से काम कर रही हूँ। मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी इसी पे था और फर्दर ये कि अब तक की जो भी एक्सपीरियंस है वो AI और IoT और इन सब चीज़ों को ही इन्वॉल्व करके अब तक का है। सो करंटली इस प्रेजेंटेशन में, इस एक्चुअली सेशन में जो मैंने चीज़ें एक्चुअली हाईलाइट करने की कोशिश की है, उसमें हम तीन चीज़ों पे हम फोकस रखेंगे कि एक्चुअली इंट्रोडक्शन ऑफ AI, एंड देन द प्रॉब्लम्स वी आर एक्चुअली गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो AI की डोमेन में आती हैं और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं उसके थ्रू, और वो किस तरीके से हमें बेनिफिट करती हैं।
उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से सोल्यूशन हैं और इम्प्लीमेंटेशन है जो अभी इंडस्ट्री में चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड एज वेल एज पाकिस्तान में, वो कौन सी चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो हमें चैलेंजेस उसके अंदर फेस करते हैं हम। सो इंट्रोडक्शन में लेट्स डाइव इन फर्दर केस में और क्या क्या चीजें हैं, कहाँ से आया, कैसे आया। तो हम स्टार्ट करते हैं नीड्स से। तो जब हम नीड्स पे बात करते हैं तो यूजली हम लोगों की नीड कि हम जब फोकस होते हैं तो हम यूजली करते हैं कि भाई हमें बेसिक फैसिलिटीज चाहिए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, जब हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस पे मेन हमारा फोकस तभी आता है जब जैसे जैसे हमारी ह्यूमंस की नीड चेंज होती रहती है। पहले बेसिक नीड्स थी, शेल्टर, फूड और सेफ्टी। उसके बाद फिर हम सोशलाइज्ड होने लगे, और सोशलाइज से फिर आपकी फैमिली, आपको और फैसिलिटेशन चाहिए होती, कंफर्ट चाहिए होता है। फिर अब एक आ गया जो है वो स्टीम नीड्स, यानी कि आपको अपना करियर गोल्स हैं, आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो ये आपकी एक स्पेसिफिक नीड्स हैं जो किसी इंसान की जब वो इस दुनिया में आता है, ये कहते हैं वो हमें उसकी जरूरत होती है। तो जब भी कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है उसका मेन पॉइंट, मेन फोकस एक्चुअली ये जो जितनी भी हमारी नीड्स हैं इनको ही कंप्लीट करने की नेक्स्ट स्टेप होता है। सो ऑब्वियसली मतलब लोग अपनी हम इंसान अपनी नीड्स कैसे पूरे करते हैं, इन्वेंशंस करके, न्यू क्रिएशंस करके, कुछ नया फाउंड करके, जिससे हमारी लाइफ में और ये आ रहा हो। सो ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें जो थोड़ा सा हमने सॉल्यूशंस ढूंढे हैं, थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके हवाले से कुछ अगर इसमें आप ऐड ऑन कर सकें कि उनको जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपकी बीइंग एन स्टूडेंट आप भी जो है वो इस चीज़ को फेस कर चुकी होंगी कि क्या चीज़ प्रॉब्लम आती है लोगों को समझ में, क्योंकि हमारी यहाँ इस चीज़ का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, लेकिन जो लोग हैं वो पर्टिकुलरली अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो लुक आफ्टर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं और एप्लीकेशन बना लेंगे। But जो integrated solutions हैं, the one which is connecting hardware and software, उसकी तरफ नहीं बढ़ पाते। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी, और फिर हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन। एक्चुअली मेनली प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री स्पेशली एजुकेशन सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी एक प्रोफेशनल निकालने के बजाय वो एक सिर्फ अर्निंग मैन या एन अर्निंग वुमेन निकालता है। मतलब दे आर मोर फोकस अबाउट हाउ मच दे एक्चुअली अर्न, हाउ मच दे इजीली अर्न, और कितनी जल्दी उनको करियर में एक्सेल मिलेगा, या मतलब इन केस ऑफ मनी तो कितनी जल्दी एक मनी मैन बन सकते हैं या मनी वुमेन बन सकते हैं, वो दे आर मच फोकस ऑन दैट। दैट्स द रीजन कि वो जब चूज करते हैं तो उनका मेनली क्वेश्चन यही होता है कि इसमें पैसा कितने मिलेगा, कितनी जल्दी मिलना शुरू होगा, और इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा। जबकि ये एआई की इंडस्ट्री का ये है कि इसमें इस वक्त अगर आप बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनकी पोजीशंस देखें, जो जॉब्स वगैरह जो दे रहे हैं ये एआई पे, वो एक नॉर्मल वेब डेवलपर या किसी भी छोटे सॉफ्टवेयर डेवलपर से बहुत ज्यादा है। उसकी सैलरीज भी बहुत ज्यादा है, उनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग है वहां पे, और ऑब्वियसली डिमांड बहुत ज्यादा है। आगे 2006 मतलब 2026 तक जो है वो इनकी इस जॉब की तादाद बहुत ज्यादा है। मतलब आगे इसका ही फ्यूचर है 25 इयर्स। अब आप फर्दर आप देखेंगे डेटा साइंस और एआई ही आपका मेन है जिसमें आप एक्चुअली काफी ज्यादा करियर के तौर पे एक्सेल कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट वगैरह का आप अच्छे से जानते हैं कि अब तो मतलब CMS आ गए हैं, कंटेंट मैनेजमेंट, वर्डप्रेस है और ये सब है। तो वो ऑलरेडी जो स्पेशली मैं कहती हूँ कि ग्रेजुएट्स if they are thinking कि web development or simple Android application can actually save their career, it's totally a myth। क्योंकि आगे जो अब इंडस्ट्री लग रही है एआई के बाद, उसमें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होना जरूरी हो गया। मतलब आपको अगर टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं है एजुकेशन हासिल करते हुए, और आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सीखना, चाहे वो एआई के साथ हो, आईओटी के साथ हो, हार्डवेयर के साथ हो ना हो, एआई का इस्तेमाल हो ना हो, अगर आपको लगता है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको लगता है कि मुझे 1 साल और देना पड़ेगा सीखने में, तो ये फिर जो है वो आपकी ही मतलब पीछे जवाल का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा।
क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से 7 साल से काम कर रही हूँ और मैंने ये चीज नोट की है कि जितनी मैंने अपनी लर्निंग स्किल्स को बढ़ाया है, चाहे मुझे कितने साल लगे उसको बढ़ाने में, उसका बेनिफिट मुझे अब ज्यादा होने लगा है निस्बतन पहले के। तो हमारी मेन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यही है कि वो उनके ऊपर एक तो प्रेशर बहुत होता है फैमिली की तरफ से कि दैट आपने कुछ, हमने आपको डाला है तो अब आपने कुछ अर्न करके देना है। तो वो उस पर इतना फोकस होते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन से भी नहीं निकलते और वो इसी बात का उनका टारगेट होता है कि वो उन्होंने कमाना कितना है। तो फिर वो इन्वेंशंस कहाँ से करेंगे? इन्वेंशंस अगर कर भी दें तो इनको इन्वेस्टर्स नहीं मिलते। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच मतलब हमारे एक तो प्लेटफॉर्म्स की कमी है कि जहाँ पे उनको एक्चुअली एक अगर कोई एंथुसियास्टिक है तो उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपनी कुछ फैमिली का सिचुएशन भी सॉल्व कर सके। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो यूजली मुझे लगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रही हैं टू एक्चुअली अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज। क्योंकि ऑब्वियसली एआई कोई 1 साल 2 साल में सीखने वाली चीज नहीं है। इट मतलब टेक्स टाइम टू एक्चुअली गेट एक्सपर्ट इन दिस। सही नहीं, बिल्कुल सही आपने ऐड ऑन किया कि हमारे यहाँ जो है वो शॉर्ट टर्म रूल्स हैं स्टूडेंट्स के, और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ पॉकेट मनी, कि हम उसको कर लें। और हमारी इंस्टेड ऑफ वी आर फोकसिंग ऑन रेजिडुअल इनकम, हम लोग जो है वो शॉर्ट टर्म इनकम जो स्टाफ एंड जॉब्स के ऊपर कर लेंगे। और ग्रेजुएशन में आते ही गोइंग इन देयर थर्ड ईयर तो उनका होता है कि हम अब कुछ पे आउट और की तरफ जाना शुरू हो जाएं और शॉर्ट टर्म सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब कर लेते हैं। मतलब उनके लिए उस वक्त उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो वो जो रिसोर्स डेफिनेशन है हमारे पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स नहीं है जो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कर सकें इन एनी वे। तो इसकी वजह से हमारा स्टूडेंट जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बाद इंडस्ट्री बैकलैश की तरफ और कॉर्पोरेट मोनोपोली के अंदर इंडल्ज जाता है अनफॉर्चुनेटली, जिस वजह से हमारे पास प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक के एआई किस तरह से पाकिस्तान के अंदर रेवोल्यूशनाइजिंग रोल प्ले कर सकती है। तो ये चीजें मैंने बताया कि क्यों इंडस्ट्री में रेवोल्यूशंस की वजह क्या बनती है चीजें। ऑब्वियसली हमारी नीड्स और सेल्फ जो भी हमारी ह्यूमन नीड्स होती हैं उसकी बेसिस पे हमारी इंडस्ट्री में चेंजेस आना शुरू होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस प्रीवियसली कैसे रही। इंडस्ट्रियल मतलब जर्न टू नेक्स्ट, मतलब कोई भी सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन पे ट्रांसफर होती है। जैसे कि हम पहले स्टोन एज में थे, फिर वहां से फिर आप जब वो स्टीम इंजन की एज में आ गए और फिर फर्दर। तो सेम यही चीज है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बेसिस पे अब जो हमारी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और बिग डाटा। सो थर्ड जनरेशन में हम इंटरनेट के थ्रू की तरफ गए थे और अब हम फोर्थ पे जंप कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो यूजली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थर्ड रेवोल्यूशन पे ही अभी स्टक है। वो फोर्थ रेवोल्यूशन में आने में टाइम लग रहा है बिकॉज अभी तक मैनुअल से डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। जो आप गवर्नमेंट सेक्टर से देख रहे हैं, आप दूसरी नॉर्मल इवन प्राइवेट कंपनीज को मैंने देखा जो यहाँ से भी गई हुई है यूएई में या कहीं पे भी, तो दे आर एक्चुअली स्टिल ऑन द मैनुअल सिचुएशन। तो फोर्थ जनरेशन आ चुकी है एंड पीपल आर स्टिल ऑन थर्ड जनरेशन एंड इवन मतलब उससे भी पीछे। तो अब हमें ऑब्वियसली जब हमें लोगों के साथ चलना है तो हमें फोर्थ जनरेशन का पार्ट बनना जरूरी है। एज ब्यूटन से कि ये एआई की दौर है और अब जो इसके अंदर एक्सेल करेगा वही जो है वो सुपर पावर कहलाएगा। तो हम सुपर पावर की दौड़ में तो नहीं आ सकते लेकिन एटलीस्ट वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम इतना आगे जा सकें। सो ये हमारी कुछ जनरेशन थी जिस पर हम काम कर रहे थे पहले, और अब जो है हम आईटी और डिजिटलाइजेशन पे आ गए। एज आई सेड कि अभी हम लोग खुद पाकिस्तान इस वक्त थर्ड जनरेशन पे ही है और अभी हम लोग फोर्थ जनरेशन पे हाइब्रिडली भी थोड़ा बहुत ट्रांसफर होने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली चाह रहे हैं कुछ बड़ा हो। तो फोर्थ जनरेशन स्टिल ऑन इन प्रोग्रेस है। सो फोर्थ जनरेशन में जो एक्चुअली चीजें हम काउंट कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे थे मोबाइल डिवाइसेस वगैरह के थ्रू, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, फिर लोकल लोकेशन डिटेक्शंस वगैरह हो गए, ऑटोनॉमस डिवाइसेस हो गई, वायरलेस डिवाइसेस हो गई। उसके अलावा 3D प्रिंटिंग्स वगैरह का आपने एग्जांपल्स देखे होंगे। ये फोर्थ जनरेशन की छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जो अभी हमें नजर आ रही हैं। उसके अलावा जो चीज है ऑगमेंटेड रियलिटी और ये जो भी अब आप जो बड़ी चीजें देख रहे हैं एआई के लेवल की, वो आप जो हम देख रहे हैं
इंडस्ट्रियल आईओटी वगैरह भी इसी का एक पार्ट है। अब आप तमाम चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं 4th जनरेशन के अंदर। तो इसमें हम फर्दर ये कि इस तरह एक सिंपल इसका आर्किटेक्चर होता है कि किस तरीके से एप्लीकेशन अप्लाई हो रही है। ये अच्छा, इसकी अब मैं एआई और आईओटी की जो एग्जांपल्स हैं उसको मैं छोटा छोटा करके थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करूंगी। आईओटी स्पेसिफिकली, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आप जो एक दूसरे चीजों को वायरलेसली कनेक्ट करते हैं और उसके थ्रू आप जो अपने सिस्टम को ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए चाहे वो आप फिर रोबोट्स की यूटिलाइजेशन कर लें या फिर आप नॉर्मल एक अपनी व्हीकल को ऑटोमेट करना चाहें, अपने घर को ऑटोमेट करना चाहें, तो उसके लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी की एप्लीकेशंस हम यूटिलाइज करते हैं। और अगर आप उसको इंटीग्रेट कर दें एआई के साथ, तो ऑब्वियसली फिर तो मतलब आप बिल्कुल समझे कि वो जो आप बात कर रहे हैं एलेक्सा और जारवेज और ईटीसी, तो वो उसके बाद ही वो चीजें क्रिएट होती हैं। सो पहली एग्जांपल्स हमारी है कि ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक वगैरह में, या फिर आप जो आपका जो सप्लाई चेन है उसके अंदर आईओटी भी यूटिलाइज होती है, हम एआई को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा यूजली लॉजिस्टिक वगैरह उसमें ब्लॉकचेन भी यूटिलाइज होती है। यूटिलिटीज में यूज हो रही थी आपने, जैसे एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है और इस तरह की चीजें हैं, यहाँ पे भी एआई यूटिलाइज हो सकती है। इनके मतलब जैसे एग्जांपल है कि हमारे पास अभी एनर्जी कंजम्पशन कितनी हो रही है, कितनी कहाँ पे जा रही है, हम इसकी ट्रैक रिकॉर्ड इस वक्त मैनुअली भी नहीं रख पा रहे हैं। और कई जगह बिजली चोरी हो रही थी, कोई पैटर्न्स डिफरेंट है, कितनी कंजम्पशन है, कितनी बननी चाहिए। काफी ज्यादा इस चीज में मैनुअली काम हो रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एनर्जी सेक्टर के साथ काम करने में। तो इट्स अ बिग बिग डिजास्टर इन दैट सिचुएशन कि आपके एनर्जी क्राइसिस इसी वजह से है क्योंकि उसकी कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो वो मैनेजमेंट आप ऑटोमेशन की तरफ जब लेके जाते हैं और स्पेशली एआई बेस्ड ऑटोमेशन में, तो आपको कई एरियाज में इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है, कितनी कंजम्पशन हो रही है, कितनी आपको पैदावार उसके लिए चाहिए, कितनी की आपको जो है वो पे बैक मिल रहा है, कितनी की जो है वो चोरी हो रही है, इन सब चीजों की आप एक ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हो। क्योंकि एआई में इस तरह की एनालिसिस हैं जो कि एक्चुअली आपको मतलब इतना जो है वो अनेबल करते हैं कि आप उसमें एनालाइज कर सकें कि एनोमली किधर हो रही है। चाहे वो फिर आप साइबर सिक्योरिटी के एनोमली की बात करें, फिर चाहे आप एनर्जी सेक्टर की किसी भी नेटवर्क की एनोमली की बात करें, तो स्पेशली मुझे आईओटी इसलिए इसमें इंक्लूड करना पड़ा क्योंकि अगर हम उन तमाम चीजों की जो हम लोग सेंसर्स और इन सब चीजों की जो हम डाटा रीडिंग्स कलेक्ट करते हैं एनर्जी सेक्टर में या वाटर सेवरेज की सिस्टम्स में या कहीं पे भी, तो अगर हम वहां पे हम आईओटी की इम्प्लीमेंटेशन के साथ एआई यूटिलाइज करते हैं, तो आपके जो इस वक्त लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट जिसकी वजह से हम लोग काफी चीजों में क्राइसिस में आए हैं, फिर चाहे वो आपका ड्रेनेज सिस्टम की खराबी हो या कोई भी, तो वो चीज सॉल्व करने के लिए हम एआई की और आईओटी की दोनों की मदद ले सकते हैं। सो अब स्मार्ट सिटीज की बात आ गई। स्मार्ट सिटीज सिंपल इज दैट कि अभी हमारा जो आप देख रहे हैं ट्रैफिक सिस्टम से लेके पार्किंग से लेके वेस्ट मैनेजमेंट से लेके सारी चीजें इस वक्त हमारी टोटली मिसमैनेजमेंट का शिकार है। तो एआई एंड आईओटी बोथ एक्चुअली एनेबल यू टू एक्चुअली ऑटोमेट। यूजली हमारे पास बहुत सारी तादाद में एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर पे, लेकिन आप स्टिल देखेंगे कि रोडों पे कचरा पड़ा हुआ है और रोड पे जो है वो फिर बिजली की तारें बिल्कुल वैसी हुई है, किसी ने आके कुंडा मार दिया, क्या कर दिया, सेम वही चीज, टोटली मिसमैनेजमेंट है। तो उन चीजों को आप स्मार्ट सिटी की तरफ जब लेके जाते हैं, तो ऐसी कई चीजों के ऊपर आपकी मैनेजमेंट के लिए आपको ज्यादा तादाद में जो एम्प्लॉयज हमारे रखे जाते हैं स्टिल काम नहीं होता है। तो वो चीज आपकी ओवरकम हो जाती है। उसको ओवरकम करने के लिए आपके पास एआई और आईओटी के सिस्टम इस पे काफी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। स्मार्ट अच्छा, बिल्डिंग्स हो गई जैसे कि सेम वही पूछना चीज जारवाइज चाहूंगा। वगैरह जी। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि इस तरह से तो हमारे साथ जो है वो जो अभी आपने बताया कि एम्प्लॉयज इस तरह से, तो ये लेस ह्यूमन इंटरवेंशन हो जाएगी इस तरह से। तो हमारे यहाँ वैसे ही एक लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एक इशू है सिंस आवर फाउंडेशन, सिंस आवर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें। तो आप ये नहीं समझती कि टेक्नोलॉजी को कहीं इसी वजह से भी हमारे यहाँ नेगलेक्ट किया जाता है कि अगर इतनी सारी एडवांसमेंट आ जाएगी, ऑटोमेशन आ जाएगी, सो जॉब का भी क्राइसिस आएगा या न्यू जॉब में इजाफा होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा आप वजाहत कीजिएगा।
जी जी। अच्छा, कहा जाता है कि यूजली ये बात आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये प्रॉब्लम ये आता है कि जब भी हम आईओटी या एआई या इस तरह की चीजों की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही बहुत ज्यादा है, अब अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से एआई और आईओटी के आने से और ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई है, लेकिन जॉब्स की नौइयत अब बदल गई है। मतलब जो रिपीटेटिव वर्क होते थे, ऑब्वियसली जो हैवी ड्यूटी वर्क्स हैं वो स्टिल ह्यूमंस के पास है, वो जॉब्स तो कहीं नहीं जा रही। वो तब जाएंगे जब आप एक्चुअली में बहुत बड़े जो हाईटेक रोबोट्स पे काम करना शुरू करेंगे। लेकिन आप सिंपल एआई की बात करें, जो अब हम एआई की यूटिलाइजेशन की बात करें, उसकी ट्रेनिंग्स के लिए, उसको चलाने के लिए, उनको प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में रखने के लिए भी एम्प्लॉयज की जरूरत है। हाँ, जो एम्प्लॉयज आप पहले यूटिलाइज कर रहे थे जस्ट डेटा एंट्री के लिए, अब उनकी जॉब की नौयत बदल जाएगी। ट्रेनिंग्स उनके लिए रखनी पड़ेंगी, आपको उनको न्यू जॉब्स के लिए ट्रेन करना पड़ेगा, और ये मास लेवल पे करने की जरूरत पड़ेगी। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करने के साथ अपने एम्प्लॉयज को भी उस चीज की ट्रेनिंग के लिए यूटिलाइज। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप जो है वो अब जो आप एआई के थ्रू जो है वो इंसानों को रिप्लेस कर दें। यहाँ बात हो रही है कि इंसान पहले बिल्कुल जानवरों की तरह यूटिलाइज किए जाते थे। चाहे अब वो आप कोयले की कान में देख लें, आए दिन आपको हादसात के बारे में पता चलता था कि भाई ये एक यूं हो गया, अंदर वो ढह गए और वो अंदर मर गए, अंदर फंस गए, और इस तरीके से चीजें हो गई। कोई मतलब इस तरह इवन फायर ब्रिगेड वाली सिचुएशन अगर आप देख लें कि इंसानों को खुद उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है, वो आप देखें तो कई जगह पे ऐसी जॉब्स हैं जो एक ह्यूमंस के लिए, वो कहीं से भी मेरे लिहाज से तो एक ह्यूमन के लिए काफी ज्यादा जो है वो इंसल्टिंग भी है कि आपको वो काम आप इंसान से ले रहे हैं जो बेचारे की उसकी सकत भी नहीं है। ठीक है, पहले की इंडस्ट्रीज जब आई थी तो उन्होंने बिल्कुल गधों की तरह काम करवाया इंसानों के साथ। अब यह है कि जो आईओटी और एआई आपको वो कर रही है, अब उनको एक एज दे रही है। एज इन दैट केस दे रही है कि अब जो काम रेपुटेशन के साथ हो रहे थे, चाहे वो आप कोयले की कान में ले लो या किसी जगह पे भी, तो अब वो इवन जब ये बिजली के प्रॉब्लम्स की बात कर ले, एनर्जी मैनेजमेंट से लेके सारी चीजें, तो इसमें अब कई जगह पे जहां पे इंसान की खुद की जो जान को रिस्क हो सकता है, जहां पे आपको लगता है कि उसकी कंजम्पशंस की वजह से, जहां पे ह्यूमन एरर आ रहा है, एक ह्यूमन एरर की वजह से मल्टीपल ह्यूमंस की लाइफ जो है वो सेफ नहीं है, तो वहां पे आपके लिए एआई और आईओटी और इस तरह की दूसरी टेक्नोलॉजीज एक बहुत अच्छा जो है वो एक सोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, जो कि आपकी ह्यूमंस की लाइफ को चेंज भी कर रहा है। और जो लोग पहले जॉब, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप सुबह भेज रहे हैं कहीं पे काम करने के लिए और आपको पता नहीं कि वो बंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा, किधर लौट के कई जगह क्रेन के नीचे आ जाना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जॉब्स कहीं नहीं जा रही हैं, बस जॉब्स की नौइयत चेंज हो रही है। पहले किसी और तरह की जॉब्स थी, अब किसी और तरह की जॉब्स हैं। बस ये है कि उसकी मास ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। जो इंडस्ट्रीज इनको अडॉप्ट करेंगी वो अपने वर्कर्स को उनकी यूटिलाइजेशन और उनकी मैनेजमेंट, उनको कैसे चलाया जाता है, उनके थ्रू मॉनिटरिंग के लिए ऑब्वियसली इंसान की जरूरत पड़ेगी कि कहीं पे अगर ह्यूमन की बजाय मशीन एरर आ रहा हो तो वहां पे एक ह्यूमन एक्चुअली मॉनिटरिंग के लिए तो चाहिए ही होगा। सो दीज आर एक्चुअली द सॉल्यूशंस कि आईओटी से अब और एआई से आपकी जॉब्स की नौयत बदल गई है। आप जो पहले अपनी जिंदगी को बाजी लगा के काम कर रहे होते थे वो अब आप नहीं करेंगे। रिपीटेटिव वर्क में आपको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है कि आप एक ऐसे एग्जॉस्टिंग वर्क में फंसे हुए हैं जिसमें आपको मजा नहीं आता। और तो एक तरह से सबसे बड़ी एज ऑफ चीज किसी भी बड़े बड़े पावर प्लांट्स में तरह में काम करना, ईटीसी। एक्सेसिबिलिटी मिलेगी और मोबिलाइजेशन में आसानी होगी। और जॉब इस तरह से तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ स्किल बेस्ड जॉब में इजाफा एक तरह से हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल क्या पैराडाइम है, क्या स्कोप है, आप देखती हैं इसको, समझती हैं कि या बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पे मेरे ख्याल से दे आर द वन हु आर द अर्ली अडॉप्टर इन पाकिस्तान, या हमारी फूड एंड बेवरेजेस कंपनीज हैं। बट अगर आप उनके कॉर्पोरेट सेक्टर से जाकर मिलें, उनके बाद उनसे पूछें कि हाउ मच टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग, सो दे आर लेस अवेयर। उन्हें पता ही नहीं होता कि व्हाट दे आर इंपोर्टिंग एंड व्हाट द इंडस्ट्रियल थिंग्स दे आर यूजिंग and importing from the US market, from the UK market, or from the Chinese market, Japanese market. तो वो जर्मन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं, उनके इंडस्ट्रियल प्रोसेस को यूज कर रहे होते हैं, बट दे एक्चुअली डोंट नो कि व्हाट दे आर डूइंग।
सो क्या इसके हवाले से आप कुछ ब्रीफ करना चाहेंगे? पाकिस्तान में क्या स्कोप है, या पाकिस्तान में अभी स्टिल वी आर इन जी इनस्टेबलाइज्ड जी पोजीशन? पाकिस्तान में जैसे कि अभी मैंने अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग में 2-3 इंडस्ट्रीज के नाम लिए। कंज्यूमर का भी है, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, स्पेशली पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो उनकी एग्रीकल्चर अगर आप स्मार्ट फार्मिंग पे थ्रू पे काम करें तो आपको भी पता है कि कितना ज्यादा फार्म के लेवल पे भी बेहतर हो सकेगा। अच्छा, कॉर्पोरेट सेक्टर में इस चीज की अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि फार्मिंग साइड पे तो समझ में आता है क्यों अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे अभी भी लैक ऑफ एजुकेशन की कई जगह प्रॉब्लम है, तो उनको अवेयर करना गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। तमाम जो हमारे जैसे कंपनीज हैं जिनको चीज सेल आउट करने जा रही है उनको अवेयरनेस करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर का मामला ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेक्टर, मैंने आपको बताया कि ये अभी थर्ड रेवोल्यूशन में ही है। अभी तक इनके सिस्टम्स मैनुअल से उठ के डिजिटलाइजेशन पे ही बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। फिर और जब वो डिजिटलाइजेशन पे आ रहे हैं तो इनका ट्रस्ट अपने यहाँ की प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस पे के बजाय बाहर के प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस पे ज्यादा है। जबकि वो ही चीज जो वो बाहर से खरीद रहे हैं, अगर वो यहाँ की सॉफ्टवेयर कंपनी से बनवाते हैं तो उसमें उनको 2 तरह के या 3 तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहली बात ये कि उसका कस्टमर जो केयर है वो आपके बिल्कुल साथ होगा। आप जब चाहे उनको बुला के अपनी तमाम सिस्टम्स में कोई चेंजेस या अपडेट या कुछ भी करवाना है, वो यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज के थ्रू, वही लोग बाहर जाके काम कर रहे होते हैं, यहाँ के लोगों को पे लैक ऑफ ट्रस्ट है इंडस्ट्रीज का। सेकेंडली उनका मामला ये है कि उनको क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, और एआई ऑब्वियसली अभी न्यू है और उसके लिए हमें पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। मेन चीज होती है लैक ऑफ डाटा। लैक ऑफ डाटा जब आप बात करेंगे तो मतलब ये है कि इनके जब मैनुअल सिस्टम से जब इनके अभी तक डिजिटलाइज ही नहीं हुए, तो इनके पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा की कलेक्शन या इनके डेटाबेस सर्वर्स में एक्चुअल डाटा का होना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे एक तो डाटा सेंटर्स ऑलरेडी नहीं है, और दूसरा ये प्रॉब्लम कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो टोटली मतलब जैसे कि मैनुअली, मेजॉरिटी को मैंने देखा है कि मैनुअली काम कर रही हैं। उनके पास जो सिस्टम है यूजली या तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाएगा, या तो एचआर मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाएगा, या तो इस तरह के जो सिस्टम है, या फिर कोई बाकी में बहुत एंथुजियास्टिक किस्म के जो टॉप लीडरशिप आई हो तो उन्होंने खुद से इंटरेस्ट लेके अगर कुछ बनवा लिया हो एआई बेस्ड तो वो बात है। लेकिन यूजली इंटरनेशनली के हिसाब से यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस के अलावा मतलब बस वो चाहते हैं कि जल्दी सोल्यूशन मिले किसी चीज का, और जल्दी उसमें से कितना अर्निंग आ रही है ये सबसे बड़ा इनका वो होता है। तो विजन नहीं है, विजन के कहाँ तक हम जा सकते हैं अगर हम इस चीज पे काम कर लें। लैक ऑफ टाइम, जो आपका टाइम का प्रॉब्लम आता है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है आपके पास, इवन अगर आप हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है, करप्शन का। नॉर्मल छोटी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में भी करप्शन हो रही होती है, और इन गवर्नमेंट सेक्टर में भी करप्शन हो रही होती है। दोनों चीज, ये जो करप्शन का फैक्टर है ये क्यों है, रीजन ये है कि हमारे पास एक होता है ना पॉइंट टू पॉइंट की, जैसे कि हम लोग इंटरनेट पे अगर देखो तो 10 तरह के सॉल्यूशंस हैं इस तरह की चीजों के, कि भाई इस तरीके से कर लेंगे तो आपकी जो हम लोग ने एक स्पेसिफिक पूरा सेशन बनाया हुआ है, उस सेशन के गो थ्रू होंगे तो फिर वहां से आपको बीच में कोई बोगस चीजें नहीं हो पाएंगी, कोई बंदा उसके अंदर कोई चीट नहीं कर पाएगा या कुछ भी। अब मामला क्या है कि यहाँ पे जब आप जब मैनुअल सिस्टम्स की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे अभी तक लिखत पढ़त जो है वो सिर्फ सिंपल लोकल सर्वर्स पे पड़े हुए स्टैंड अलोन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स या इस तरह की चीजों पे हो रहे हैं, तो वहां पे कौन कब क्या चीजों पे किधर करप्शन कर रहा है वो भी आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। एआई के थ्रू भी ये पॉसिबल है। एआई आपके पैटर्न्स को एनालाइज करता है कि आपकी एक्चुअल जो रेवेन्यू जनरेशन थी या कोई भी चीज थी कॉर्पोरेट सेक्टर पे, तो वो क्या थी, वो बीच में अगर कोई चीज अनअप्रोप्रिएट उनको उसको नजर आती है तो वो आपको उस चीज के बारे में अलार्म कर सकता है। बट पीपल डोंट हैव दैट अवेयरनेस, रीजन सेम वही चीज कि उनको फॉरन सोल्यूशन चाहिए। सेकेंडली यहाँ पे टेक्नोलॉजी पैसिमिस्ट भी है लोग, मेजोरिटी को ये लगता है स्पेशली कि जो जिनको नहीं आता है और वो अपर मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, दे विल थिंक कि भाई ये अगर मेरे से सबऑर्डिनेट को आ जाएगा तो शायद ये मेरी जगह ले ले, और न्यू टेक्नोलॉजी आने से ये ना हो कि मेरी पोजीशन यहाँ पे वीक हो जाए।
तो ये भी रीजन है कि पीपल एक्चुअली डोंट एक्चुअली वांट टेक्नोलॉजी टू एक्चुअली गो इन दैट लेवल कि हमारी कोई चीजें ना पकड़ी जाए, हमारे पर्सनल जो सिचुएशंस है हम थोड़ा सा उसको ही हमारी सॉर्ट करेंगे। इनकॉम्पिटेंट एनवायरनमेंट है बिजनेस सेक्टर के अंदर, जी स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट सेक्टर में। सो ये है, और मैं ये समझता हूँ कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जब यहाँ पे आई, उन्होंने अपने ओल्ड स्टैंड किए हैं, तो उन्होंने टेक इंपोर्ट और थोड़ी सी अवेयरनेस और जो एम्प्लॉइज ने उनके साथ काम किया, फिर वो हमारे यहाँ जो टिपिकल, अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, तो ग्रोइंग स्टेज में हमारे पास वो एक टिपिकल सेटिया कंपनी को हम कहते हैं कि वो होते थे। सो anyhow, अब हम उस फेज से आहिस्ता आहिस्ता करके आगे आ रहे हैं। सो मैं ये चाहूँगा कि आप यहाँ पे पॉइंट आउट करें कि पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली कौन कौन सी कोर इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऑटोमेशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकती हैं, जैसे टेक्सटाइल की मैंने बात की, पर्टिकुलरली हॉस्पिटल इंडस्ट्री की बात की, हमारी हेल्थ केयर सेक्टर है जिसके अंदर बहुत एडवांसमेंट इनोवेशन के ऊपर काम किया जा सकता है। जी जी। इसके बाद थोड़ा सा अच्छा, मैं कुछ सॉल्यूशंस बता दूं, पहले वो चीजें बता दूं जो जो हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो आपने कुछ वर्ड्स सुने होंगे, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, पैटर्न रिकग्निशन, कंप्यूटर विजन, कॉग्निटिव एनालिसिस, ईटीसी। तो इनकी एक्चुअली यूटिलाइजेशंस क्या हैं उसको हम पहले थोड़ा समझ लें, तो फिर आपको बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्री में कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है। 3 इसके डोमेन्स होते हैं यूजली। एक होता है नेचुरल इंटरफेसेस का डोमेन, कॉग्निटिव साइंसेस का डोमेन और रोबोटिक्स एप्लीकेशन का डोमेन। जब हम इनपुट की बात करें, जहां पे हमें सिर्फ इनपुट को एनालाइज करना है, मतलब आप एक ह्यूमन को रख के सोचें, एक ह्यूमन को सोचने समझने के लिए उसको सेंसेस चाहिए होते हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, ये जो नेचुरल इंटरफेसेस हैं, ये एक्चुअली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कंप्यूटर को आंख का नाक या फिर उसको सेंसेस देना, जिसमें आप नेचुरल लैंग्वेज समझाना, टेक्स्ट लैंग्वेज समझाना, ओसीआर जिसे कहते हैं, मतलब आपने एक पेपर पे लिख के कुछ दे दिया, वो उसको पढ़ रहा है, या आपको आपकी वॉइस सुन के उसने कुछ रिकग्नाइज किया, तो वो हमारे आता है नेचुरल इंटरफेसेस के अंदर। उसमें स्पीच रिकग्निशन, पैटर्न रिकग्निशन, आपने कोई मतलब पिक्चर दे दी, कोई बार कोड का स्कैन दे दिया या कुछ भी, वो आप दे रहे हैं। कंप्यूटर विजन दे रहे हैं, मल्टी सेंसर्स आपका, उनको आप डाटा दे रहे हैं, और कोई वर्चुअल रियलिटी बेस्ड आप कोई उसको इनपुट्स वगैरह कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, 3D इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आते हैं इनपुट्स में जो इंटरफेस है, जो यानी हम आप एक तरीके से एक कंप्यूटर को या एक सिस्टम को आप आंख का नाक दे रहे हैं, जिससे वो एक्चुअली ह्यूमन से भी इंटरेक्ट करेगा, अपने एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करेगा, जिसकी सबसे मेन चीज है ये जो हमारे नेचुरल इंटरफेस। आई एम टॉकिंग अबाउट these domains ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। फिर आगे प्रोसेसिंग का सिस्टम। प्रोसेसिंग में जब आप बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, और इनकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये तमाम प्रोसेसेस वो एल्गोरिथम्स हैं जो कि ह्यूमन थिंकिंग क्रिएट करने में, डिसीजन मेकिंग करने में, किसी भी तरह की उसके लिए ये एल्गोरिथम्स यूटिलाइज होते हैं। और ये इसमें चाहे आप जेनेटिक एल्गोरिथम, एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स की बात करें या न्यूरल नेटवर्क की बात करें। न्यूरल नेटवर्क तो एक्चुअली एक बिल्कुल समझे कि एक तरीके से इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम कॉग्निटिव साइंसेस के स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जो इन ह्यूमन को एक्चुअली में ट्रेन करती है, ह्यूमन को ट्रेन करती थी। अब जो है वो इसमें से कई एल्गोरिथम्स हैं जो इंसानों के बजाय अब मशीन्स के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं, जो कि हम स्पेशली रीइंफोर्समेंट लर्निंग की भी बात करेंगे और गेम थ्योरी की। ये यूजली ह्यूमंस पे अप्लाई हो रहा होता है। ये अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, वही रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एल्गोरिथम अब हमने एक मशीन के थ्रू भी यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, जिसमें वो अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से सीखेगा। गलत करेगा तो उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सब चीजें कॉग्निटिव साइंस में आती है, मतलब डिसीजन मेकिंग देने में। तो ये जो है कॉग्निटिव साइंसेस का है। रोबोटिक एप्लीकेशन के बारे में मेजॉरिटी लोग जानते हैं। रोबोटिक एप्लीकेशन में जैसे हमने इसमें डेक्सटेरिटी लिख दिया है, लोकोमोशन लिख दिया है, नेविगेशन या टेक्निकलिटी है, विजुअल परसेप्शंस होती हैं। ये वो चीजें हैं जो एक रोबोट को आउटपुट देने के लिए या किसी भी सिस्टम को आउटपुट देने के लिए जो एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं वो है, चाहे वो सिमुलेशन के अंदर हो, चाहे वो एक हार्डवेयर रोबोट के अंदर हो।
तो लोकोमोशन हो गया, या फिर मतलब जिसमें वो पार्ट ट्रैकिंग कर रहा है या चल रहा है या उठ रहा है या बैठ रहा है, ये सारी चीजें, या कोई चीज ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं रख रहा है या कोई चीज डिजाइन कर रहा है, कुछ बना रहा है, तो ये आउटपुट्स हैं जो हम इन तमाम इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद जो हम आउटपुट क्रिएट कर रहे होते हैं, ये वो एल्गोरिथम्स हैं। सो ये चीज मैं इसलिए थोड़ा आपको थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे मैंने इसको बता दी कि ये यूटिलाइज होते हैं हमारे तमाम सॉल्यूशंस में जो हम किसी इंडस्ट्री के लिए बनाने के लिए यूटिलाइज करने वाले हैं। सो ये हमने कुछ इंडस्ट्री के इसमें लॉजिस्टिक इसमें जो भी हमारी स्टेप्स हैं वो हम डिफाइन कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल आईओटी में कौन कौन से जो लेयर्स हैं वो आती है, फिजिकल ऑपरेशंस की लेयर आती है, फिजिकल सिस्टम की लेयर आती है, उसके बाद आपकी इंडस्ट्रियल आईओटी आ जाती है जो एक्चुअली उन फिजिकल तमाम जो आपके सिस्टम्स हैं उनको ऑटोमेट करने में आपको हेल्प आउट कर रही होती है। सो इसमें कई कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑटोमेशन है, ऑप्टिमाइजेशन है, परसेप्शन, प्रिडिक्शन एंड डाटा एनालिसिस। ये वो चीजें हैं जिसमें इंडस्ट्री में यूटिलाइज हो रही थी। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि कस्टमर केयर है। कस्टमर केयर में अगर तमाम कंपनीज अगर इन स्पेसिफिकली कोई कंपनी अपने कस्टमर के पैटर्न्स को एनालाइज करे और किसी प्रोडक्ट के ऊपर उसका रिस्पॉन्स एनालाइज करे, तो आपको उस चीज से कई चीजें पता चल जाएंगी कि भाई हमारी उस प्रोडक्ट में कहाँ पे कौन सी चीज लैक हो रही है, किसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा रही, और ये सब चीजें। उसके अलावा प्रिडिक्शंस कि आगे चल के कौन सी मार्केट में कौन कौन सी चीजें आप आगे फर्दर देख सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा प्रिडिक्शन के अलावा एक चीज इसमें मेंशन नहीं है, वो है फोरकास्ट। एआई फोरकास्टिंग कर सकती है, फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकती है, पास्ट भी दिख सकती है। मतलब आपने अगर इसको एक टाइम सीरीज का डाटा दिया हुआ है कि भाई यहाँ इस अरसे से लेके इस अरसे तक, इस साल से लेके इस साल तक इस इंडस्ट्री का या इस प्रोडक्ट का या इस किसी भी मेडिकल का कंडीशन का आप बात कर लें कि ये पैटर्न था कि इस बंदे की ये चीजें थी और अब फ्यूचर क्या होगा, तो वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है कि उस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी उसके पैटर्न्स जो हैं वो इस पैटर्न के हिसाब से आज से 4 साल बाद वो पैटर्न्स क्या होंगे। तो ये भी एआई की एक एक्सपर्टीज में से है कि जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो अभी आजकल यूटिलाइज हो रही है स्पेशली वेदर फोरकास्ट में और स्टॉक एनालिसिस में और क्रिप्टो एनालिसिस में। तो ये भी एआई की एक एग्जांपल है। सो इसके प्लेग्राउंड्स क्या हैं जो हम बात कर रहे थे, डाटा साइंस, डाटा सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंसेस, हेल्थ केयर, ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर, स्पेशली पाकिस्तान में तो एग्रीकल्चर इज अ बिग थिंग। फिर आप इवन टेक्सटाइल पैटर्न डिजाइनिंग से लेके सारी चीजें ऑटोमेटिक सिस्टम्स भी कर सकते हैं। मार्केटिंग पर्सनलाइजेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, जैसे मैंने बताया कि जैसे आप एनर्जी कंजम्पशन पे आप फ्रॉड डिटेक्शन चेक करना चाहते हैं, एनोमली डिटेक्शन करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। फिर रिकमेंडेशन, ऑनलाइन सर्चेज, ईटीसी, ये तमाम जो है वो एग्जांपल्स। स्मार्ट व्हीकल्स हैं, बायो इन्फॉर्मेटिव, ऑब्वियसली मेडिकल के थोड़े कुछ जेनेटिक जो पैटर्न्स वगैरह के बारे में आप जो हम जेनेटिक साइंसेस को अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें अगर एआई अप्लाई करनी है तो कैसे करनी है। और अप्लाइड फिजिक्स एंड फर्दर जो भी दूसरे हमारे पास हैं वो। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में, जो आपने मुझसे पूछा था कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है। पाकिस्तान की जो मेन हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हैं वो पहले तो आती है एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री। एंड वी ऑल नो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में सबसे बड़े जो इस वक्त हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं वो एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस विद इन द फार्मर्स है, फिर फार्मर्स की और जो अब जो सिचुएशंस हैं और फार्मर जब अवेयरनेस किस चीज के नहीं है उनके पास के फर्दर उनको कितनी कई बार ऐसा होता है कि जहाँ एग्जांपल मैं आपको दे दूंगी जैसे कि कोई डिजीज उनकी फार्म को जो है वो हिट करा है। अब वो जो उसमें जो उसको मेडिकेशन दे रहे हैं या फिर कोई उसके स्प्रे कर रहे हैं तो पूरे एरिया पे एक ही मिकदार में कर देते हैं। तो उससे क्या होता है जहां रिक्वायरमेंट नहीं भी होती वहां पे भी कर देते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि जहां ऑब्वियसली वो प्लांट को जरूरत नहीं है और उसको अचानक से आप कर दिए तो वो भी किसी हद तक उस चीज से डैमेज हो जाता है और इससे कई जगह पे आपकी जो पैदावार है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। इस तरीके से जब आपको वेदर की फोरकास्ट का नहीं पता है तो आप वेदर फोरकास्ट के बारे में आपको अंदाजा नहीं है कि आगे चल के क्या सिचुएशन हो सकती है और आपकी फसल पे उसका क्या असर होगा, तो उसकी वजह से भी कई जगह पे जो है वो एग्रीकल्चर जो हमारी जो पैदावार का प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से भी आता है।
अब स्पोर्ट्स गुड्स आ गए, स्पोर्ट्स गुड्स में लॉजिस्टिक्स भी आ गई और साथ में उसकी डिजाइनिंग से लेके डेवलपमेंट पूरा प्रोडक्शन है। तो ये तमाम चीजें भी हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ बनते हैं, वो उसके लिए भी हो गई। फिर फूड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मिनरल्स की, और जैसे मैंने बात की ऑयल गैस को, अगर कोल एनडीटीसी, कंस्ट्रक्शन साइड है, टेक्नोलॉजी, और ये सारी हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे। तो मेनली हर एरिया में अपनी अपनी कुछ एक्सपर्टीज है, जिसकी वजह से हमारे मतलब पाकिस्तान की अच्छी खासी मतलब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो आगे में बन सकती है। लेकिन ड्यू टू सम काइंड ऑफ लैक ऑफ मैनेजमेंट, और जो हमारे पास फर्दर लैक ऑफ रिसर्च, लैक ऑफ डाटा एनालिटिक्स, एंड लैक ऑफ यू कैन से के मैनेजमेंट इन एचआर एंड एवरीथिंग, हम जो है काफी प्रॉब्लम्स में हमेशा रहते हैं, स्पेशली इंडस्ट्रीज को लेके, स्पेशली एनर्जी मैनेजमेंट से लेके सारी चीजों में। सो कौन कौन सी चैलेंजेस हम पाकिस्तान में इसलिए फेस कर रहे हैं कि हम इन तमाम एरियाज में काम कर सकते हैं, और पहले वो हम उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, फिर हमें पता चलेगा कि एआई उसमें क्या कर रहा है। लैक ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड मैनेजमेंट, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको मेंशन करी कि हमारे यहाँ डाटा मैनुअली सिस्टम्स को रन होने की वजह से, आप अभी भी चले जाएं, इवन एजुकेशन सेक्टर में चले जाएं जहां से लोग इतनी बड़ी तादाद में एजुकेटेड होकर निकल रहे हैं, आप इंटर बोर्ड से चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, आप जाइएगा वहां पे आपको पहले तो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको मैनुअल में मिलेंगे। बहुत ही रेयरली अब जाके उन्होंने कोई सिस्टम लगा लिया होगा, लेकिन यूजुअली उनके पास मैनुअल ही है अभी। नहीं, यूजुअली तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंटर बोर्ड के अंदर वही हाल है। मेरा कुछ अर्से पहले जाना हुआ था, तो वही सिस्टम है, वही लंबे लंबे रजिस्टर और वही लंबे लंबे रिट्राई, जो मिनटों का काम है बेसिकली वो देते हैं 14-15 डेज। अभी कोविड के अंदर दे हैव इनिशिएटेड कि आपको 1 वीक के अंदर जो बेसिकली इंटर बोर्ड जाना ही जब भी होता है जब आप सर्टिफिकेट निकलवाएं, तो उन्होंने कोविड के अंदर इसका ड्यूरेशन जो है वो कम किया था। लेकिन मैं आपको खुद अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक तो ये एजुकेशन सेक्टर की बात हुई, अब मैं आपको एनर्जी सेक्टर की तरफ बात लेकर आऊँ। एनर्जी सेक्टर का ये हाल है, जो स्पेशली मैं यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं वहां की बात करेंगे, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनका हाल ये है कि उनकी तरफ से जो मुझे डाटा सेट मिला है वो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में मिला था, और प्रेजेंटेशन के फॉर्म में उन्होंने नेटवर्क का डाटा दिया था। दैट मीन मैप लगा हुआ है उसमें, छोटी छोटी जगह पे जिस बेचारे से मेहनत कराई उन्होंने, वो मैं उसको भी सलूट करते कि उसने उसके अंदर वो पीपीटी के अंदर वो डाटा सेव कैसे किया, मैं इस बात पर रहा हूँ। फिर मुझे उसमें से निकाल के अपना पूरा डाटाबेस बनाना पड़ा था। तो ये हाल है, मतलब ये बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज का ये हाल है। और इस बात से मैंने बोला था कि यार ये अच्छी खासी इनके पास अच्छी, और ये भी नहीं कि इनके पास फंडिंग्स की कमी नहीं थी, बहुत कुछ था जो मेरे खुद के सामने जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया, तो उससे मुझे बताता था कि फंडिंग्स बहुत ज्यादा है, फेडरल से भी मिल रहा है, 10 जगह से मिल रही है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो बात सारी इतनी यही थी कि जब तक लैक ऑफ डिजिटलाइजेशन चल रहा है तब तक डाटा का तो प्रॉब्लम होगा ही, वो जब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक ये चीजें ऑर्गेनाइज होना शुरू नहीं होंगी। तो सबसे बड़ा मसला हमारे पास लैक ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग और मैनेजमेंट है, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हर इंडस्ट्री में लैक कर रही है। इवन प्राइवेट सेक्टर में भी कई जगह पे ये प्रॉब्लम है। बहुत जो मतलब एक्सपर्ट और अच्छे किस्म के जो अपर मैनेजमेंट है वो ये सब चीजें काम करते हैं, ऑर्गेनाइज रखते हैं अपनी चीजों को, रिकॉर्ड उनके आज के बाद 10-10 साल पुराने, 15-15, 20-20 साल पुराने भी मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा टॉप पे जो है वो डाटा मैनेजमेंट और डाटा इन्फॉर्मेशन का है, जो उनके पास नहीं होती। उनके पास आज से 5 साल पहले क्या, उनके पास कई जगह तो 2-3 साल पहले के रिकॉर्ड भी नहीं होते। तो एक तो ये चीज, दूसरा डाटा एनालिटिक्स, उस डाटा की यूटिलाइजेशन और उसमें से क्या चीज निकल सकती है, वो तभी हाथ लगाते हैं उसको जब उसकी यूटिलाइजेशन की जरूरत तब पड़ेगी, जब इन्वेस्टिगेट कोई करप्शन का केस निकलेगा, तब उसको हाथ लगाया जाएगा कि अब इस पे थोड़ा काम कर दिया जाए, वरना उस रिकॉर्ड तो अच्छा उस रिकॉर्ड पे वो काम नहीं कर रहा होता कि भाई वो डाटा इतना सारा पड़ा हुआ है कि वो किस जगह यूटिलाइज हो सकता है, कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है, उसके पैटर्न्स स्टडी किए जा सकते हैं। आप उसमें से चीजें कंक्लूड कर सकते हैं कि एक कितने अरसे से वो डाटा आपके पास चला आ रहा है, एक रिकॉर्ड है। चाहे आप वेदर फोरकास्ट से लेके चीजों को बात करें, किसी मिनरल इंडस्ट्री की बात करें, चाहे वो हेल्थ केयर की बात करें,
तो ये सब चीजें हमारे यहाँ सबसे बड़ा है कि एनालिसिस का वो तरीका नहीं है, और एनालिसिस ना करने की वजह से जो आपके पास जो सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का सिचुएशन है ना, वो वहां पे आके फिर अटक जाता है कि आप सोल्यूशन कब प्रोवाइड करेंगे जब आप आपके पास जो एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा पड़ा हुआ आप उसको स्टडी नहीं करते। फिर बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस भी कम है हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस थे भी बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस वगैरह पे फोकस्ड हैं, लेकिन जो लोकल और लेवल पे जो कई दूसरे इंडस्ट्रीज हैं वो अभी भी जो है वो बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस पे फोकस नहीं है। वो बस फीसिबिलिटी वाला मामला होता है उनका कि भाई जहां से हमारा 4 लोगों से काम आ रहा है हम उसी के लिए काम करते रहें। फिर एक फ्यूचर इशू प्रिडिक्शंस और टाइम प्रिकॉशंस, मतलब ऑन टाइम प्रिकॉशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गई है 10 चीजें। तो उसमें ऑन टाइम प्रिकॉशंस लाइक एग्जांपल अगर आपको याद हो कि कराची में अच्छा खासा फ्लड आया था, आई एम आल्सो अ विक्टिम ऑफ दैट। तो हम वो फ्लड की सिचुएशन बनी कैसे, कोई मुझे नहीं पता कि वो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो एक चीज, लेकिन प्रिडिक्ट आप कर रहे हो कुछ अर्से पहले, जबकि वो बहुत पहले भी की जा सकती थी कि आपके यहाँ के जो सिस्टम है, आपके पूरे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है, वो इतनी कैपेसिटी को डील कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और अगर वो उस ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर कोई दूसरी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, आपने उसको वो रोका भी नहीं। तो ये मिसमैनेजमेंट एक तरफ की, दूसरी तरफ की मिसमैनेजमेंट जो है वो उन लोगों को भी सहनी पड़ी जो एक्चुअली करप्शन या किसी भी इस तरह की चीज में थे ही नहीं। तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस ना होना, एक तो इंडस्ट्री पहले तो वो फोकस्ड है ही नहीं ना कि वो किसी चीज को सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। दूसरा ये है कि आप जो फ्यूचर प्रोडिक्शन भी नहीं दिख रहे कि उस अगर उस नौयत पे आप ब्लाइंडली फॉलो करते जा रहे हैं कि भाई ऐसा है तो ऐसे ही चलने दो, तो आगे उसका जो डिजास्टर आया वो आप उसको सॉर्ट नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास पहले प्लानिंग ही नहीं थी। आपने स्पेसिफिकली प्लानिंग की भाई कुछ अर्सा बारिश हो रही है, जितनी बार ज्यादा बारिश नहीं हो रही है तो हम जो है वो अपने ड्रेनेज सिस्टम्स पे और इन सब चीजों पे काम नहीं करेंगे, और फिर अचानक से आपको काम करना पड़ गया। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो इसके अंदर जो है वो आप ये आप देख सकते हैं इसमें होगी। इन प्रॉपर प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, सप्लाई चेन तो मैंने मेनली आपको बोला है कि सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है जो आपकी मेजॉरिटी करप्शन, चाहे वो सप्लाई चेन हो चाहे वो ट्रांजेक्शन सिस्टम हो, वहां पे सबसे बड़ा करप्शन का मामला आता ही आता है। सप्लाई पर आप जैसे सप्लाई चेन की आप बात करें तो कई चीजें आती जो है वो कई लोगों की जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि बीच में से प्रोडक्ट्स का गायब हो जाना है सप्लाई चेन से। तो वो कहाँ गई, किधर से गई, कहाँ गई, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने उस तरीके से नहीं रखा हुआ जिसमें पॉइंट टू पॉइंट चीजों को आप एनालाइज कर रहे हो। वो अभी भी कई जगह पे मैनुअल चल रहा है, तो उस पे काम करना है। पैटर्न्स हैं उसकी काफी सारी चीजें हैं जो हम जो है वो जहाँ पे लैग कर रहे हैं। फिर थ्रेट एनालिसिस, सेफ्टी एनालिसिस, सिक्योरिटी प्रिकॉशंस, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी को लेके हो या कहीं पे भी, तो उसमें आप जो है वो कंप्यूटर विजन बेस्ड सिक्योरिटी की बात भी कर सकते हैं। मतलब जो आपके जो सीसीटीवीज हैं और वगैरह, इस पे हम किस तरीके से उनको एफिशिएंट बना सकते हैं कि वो आपको प्रॉब्लम होने से पहले अलर्ट कर सके किसी की अनप्रॉपर एक्टिविटीज का या कोई भी चीज है। तो ये भी इसमें बात कर रहे हैं हम। उसके बाद सोर्स और फाइनेंस, रिसोर्सेज और फाइनेंसिस लैक होना और उनका मिसयूज होना, कि आप पैसा कहीं पे आया है आपने यूटिलाइज कहाँ करा है, करना कहाँ चाहिए था, कौन सी चीजें, मतलब कई जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आपने करनी कहीं और थी, आपको आपने उसमें एनालिसिस नहीं किया और आपने जस्ट एक इन्वेस्टमेंट लगा दी। तो वो चीजों की फिर रिसोर्सेज की कई चीजों की लैक आपके पास चल रहा है। ये तमाम वो चीजें जो आपके पास मिसमैनेजमेंट की वजह से आ रही हैं, और मिसमैनेजमेंट मतलब ये कि ह्यूमन साइड की मिसमैनेजमेंट जो कि एक्चुअली ऑटोमेट कर दी जाए तो काफी हद तक चीजें सॉर्ट हो सकती हैं। फिर लैक ऑफ मैन पावर एंड एक्सपर्ट्स, जहाँ पे एक्सपर्ट्स नहीं है और मैन पावर कम है तो वहां पे आप जो है वो क्या करेंगे, तो उसकी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड मोर मेनी मोर थिंग्स, जहाँ पे आपको टाइम और कॉस्ट दोनों को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत एग्जैक्टली द है। रीजनिंग ये है जो अलीना अभी ब्रीफ कर रही है। बहुत ही कम्प्रिहेंसिव सेशन हमारा चल रहा है इस वक्त, और इशू यही आता है हमारे यहाँ कि जो करप्शन है या ये इस तरह के जो हमारे रूट कॉज हैं जिसकी वजह से हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कि हमारे पास जो है वो जदीद सिस्टम नहीं है। और मैं ये समझता हूँ अलीना आप इससे एग्री करेंगी कि हमारी यहाँ पॉलिसीज तो हैं, जिस तरह से कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की पॉलिसीज हैं कि आपके पास ये ISO स्टैंडर्ड्स होने चाहिए टू रन द कंपनी,
ये कैपेसिटी होनी चाहिए, इस तरह का बोर्ड होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे हम ये भी मोमेंटम ऐड ऑन करें कि आपको कितने % डिजिटलाइजेशन पे काम करना है। तो इस तरह से हमारा जो इंडस्ट्रियल पैराडाइम है वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा और हम भी अर्ली अडॉप्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएंगे। अभी हमारे यहाँ ये है कि वी आर जस्ट मेकिंग द पॉलिसी ऑन हाउ टू रेगुलेट दिस मीडिया, particularly Facebook, Twitter, Instagram, but technology is beyond these kind of things. तो हम फिनटेक के ऊपर आ गए हैं, वी आर वेरी मैसिवली वर्किंग ऑन इट। फिनटेक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इनहेंस है, वास्ट है, क्योंकि इसके अंदर फाइनेंशियल बेनिफैक्चर्स हैं। So people are massively working on it. हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट गेटवे, हमारे यहाँ बहुत सारे जी लोकल जी लेवल के ऊपर अगर हम बात करें, डिफरेंट मूवी कैश है, इजी पैसा है, इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं। और बैंकिंग सेक्टर, कन्वेंशनल बैंकिंग अब इस एप्लीकेशन के ऊपर आ गई और मैसिवली दे आर डाइवर्टिंग देयर कस्टमर्स के वो एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। तो ये एक तरह से अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ ये सिर्फ हमेशा हम एक बाइज्ड वे पे जाते हैं किसी चीज़ को अडॉप्ट करने में और शिद्दत उस पर दिखाते हैं। और फिर उसके अलावा क्योंकि जहाँ फिनटेक के ऊपर हम जा रहे हैं वहाँ पे स्कैम्स भी हमें सुनने को आ रहे हैं इन गेटिंग OTPs और ये सब चीज़ें वो आपका डेटा पिक आउट कर लेते हैं। तो फिर लोग इस चीज़ को लूज आउट करते हैं, लूप आउट करते हैं। तो टू मेक पैरेलल ऑल ऑफ थिंग्स हमें जो है वो सारे सेगमेंट्स को फोकस ऑन करना चाहिए। तो गेट बैक टू द अलीना प्रेजेंटेशन, हमारे पास आ गई है। हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो एक्चुअली एंथुसियास्टिक हैं, स्पेशली यूथ बहुत एंथुसियास्टिक है टेक्नोलॉजीज को लेके, पर प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है कि दे आर मोर प्रेशराइज्ड एज वेल। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो एक जेंडर नॉर्म्स का जो सिचुएशन है उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम है कि एक जेंडर को तो हम इस दौड़ में रखते ही नहीं है ना कि वो इस दौड़ में है, मतलब अब वुमेन आर नॉट इन दैट सिचुएशन के उन चीजों में आगे बढ़ रही हैं। में फिर प्रेशर किस पे आता है, सिर्फ एक जेंडर पे कि भाई उसी ने कमाना है और उसी ने जल्दी डिलीवर करना है। अब वो अपने उसकी क्या एंथुसियास्टिक है, वो फिर कहीं दूर रह जाता है। वुमेन का मामला है वो उस दौड़ में है ही नहीं, उनकी दौड़ ही कोई और बना दी गई है। तो सप्लाई डिमांड की सिचुएशन होती है। जब वो इंडस्ट्री, वो टेक्नोलॉजी ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट कैसे ले सकते हैं, जब आप उनको एक दूसरी कंपटीशन में लगा देंगे। तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो हमारे पास अब जो बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो अभी फिलहाल तो ऑब्वियसली हमारी प्रीवियस जनरेशन्स के पास है, और वो उसी लेवल तक सोचते हैं जिस लेवल तक उनको समझ में आती है। और अभी की जो हमारी जनरेशन है उनके पास ये है कि उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है। वो एंथुसियास्टिक है, वो बनाते भी हैं, और कई बार ऐसा होता है बनाने के बाद उस चीज को छोड़ के जॉब शुरू कर देते हैं। तो बात वही आ जाती है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है। आज भी लोगों का जो इंटरेस्ट है वो उस चीज में है जो फॉरन क्विक डिलीवरेबल्स दे, इवन स्टार्टअप्स में। तो वो चाहते हैं कि बस अगर ये बंदा कमा रहा है तो हमें कुछ कमा के दे दे। वो ये उसका फ्यूचर नहीं देखते कि उस जो आइडिया को वो लेकर आया हुआ है, भले उसके पास आज ऑडियंस नहीं है, लेकिन अगर उस पे कोई ढंग के मेंटोर साथ में लग के उसके साथ काम कर लें तो वो चीज एक बहुत आगे चल के ग्रो कर सकती है। मतलब अगर आप देखें कि इवन फेसबुक जैसी चीज जिसको पाकिस्तान तक पहुंचने में कितना अरसा लगा होगा, पहले उन्होंने स्टार्ट एक सिटी से किया था, फिर कंट्री से किया, और कंट्री से फर्दर ऑन। हमारा तो मामला असल में मेन मसला सारा ये है। 2008 और 2007 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर फेसबुक के अंदर हमारा आप कह लें कि इफ यू आर बीइंग ऑन फेसबुक एट दैट टाइम तो इंटरेक्शन ही नहीं होता था आपका, आपके पास आप सेल्फ अलोन होते थे। और अगर मैं एकेडमिक्स के अंदर बात करूं तो कोई एक टीचिंग स्टाफ होता था जो एक कोई बताता था कि देयर इज समथिंग और कट, जो फेसबुक से भी पहले होता था। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया फेसबुक इस तरह से आना शुरू हुआ, तो फिर वो ऑर्कट लेफ्ट ओवर हुआ और फिर ऑर्कट को समझ के आए तो फेसबुक का नेम चेंज हो गया है, वो ऑर्कट होती थी पहले। तो इस तरह की मिसकॉन्सेप्शन भी क्रिएट हुई। और अब हमारे यहाँ हम देखते हैं तो फिर वो वाला कल्चर आया कि हर चीज फेसबुक पे मिलती थी। हमारे यहाँ लोग पीपल आर इतने डाइवर्टेड हो गए थे, डाइवर्टेड हो गए थे कि वो जहाँ खा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ऑप्टिमिस्टिक हो गए। अब तो व्हाट्सएप के बिना हमारी प्रीवियस जनरेशन का भी जो है वो सांस नहीं आती है। वरना जब हम लोग फेसबुक पे आए थे, और स्पेशली हम लोगों ने इवन प्रोफाइल पिक्चर भी लगाना शुरू किया, तो इट वाज टोटली अ टैबू दोस डेज। तो वो प्रॉब्लम था। तो वो मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी आके कुछ सोशल नॉर्म्स के सामने आके खड़ी हो जाती है,
तो कई चीजों में अभी भी ये प्रॉब्लम है कि लाइक इफ आई एम मैं यूजिंग माय सोशल मीडिया आप फॉर वुमेन के पर्सनल हिसाब से बात ब्रांडिंग। करिए, मैं आपको काफी सारे ऐसे आदमियों का बताऊं जो एक हमारी एक थोड़ा सही में एक स्ट्रीम तबका है जो ये सोचता है कि पिक्चर्स और इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आना थोड़ा सा एक वो किसी पैरामीटर अपने रिलीजियस उससे बाहर आ जाएंगे। तो मसला ये है हमारे यहाँ कि वो प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटोज और इसके ऊपर बकायदा एक पूरी फैब्रुवरी के अंदर जब उसका 14 फैब आता था तो एक बड़ी कैंपेन चल जाती थी सोशल मीडिया पे कि आप ये ना करें एंड जी जी पीपल आर चेंजिंग रेड कलर, वो टेम्पलेट आता था फैंटेसी। लेकिन लोग हमारी इस चीज को जो है वो बड़ा लूप आउट करते हैं कि नहीं यार प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाना, पिक्चर कॉपी हो जाती है। डेटा ब्रीच हर जगह होता है जी और यूनिवर्सैलिटी के ऊपर होता है, वो हैकर्स कर रहे होते हैं काम। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना हम देखते हैं हर चीज का ड्रॉबैक क्या है। कोई भी न्यू आइडिया आएगा, जैसे स्टार्टअप है, आपने बात की मेंटर्स के वाले से, जी तो जी। स्टार्टअप को सबसे पहले फेस ही तो करना पड़ता वो है। प्रॉब्लम वही आ गई ना कि मेन मसला ये है कि एक तो दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ पर्सनल ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट को गलत लिया जाता है। बिल्कुल। जबकि पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो सब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है, चाहे वो एक छोटे से दुकान क्यों ना चला रहा हो। तो पर्सनल ब्रांडिंग को हमारे यहाँ डिजास्टर के तौर पे लिया जाता है कि जबकि सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द पर्सनल ब्रांडिंग। और अगर आप एक बिजनेस है, हमारी सोसाइटी में आप हम जो भी काम करते हैं वो पर्सनल ब्रांडिंग पे ही करते हैं कि यार वो साहिब हैं, एग्जैक्टली उनकी हम दुकान पे पर्सनल आपको ब्रांडिंग पे जाना है। करते हैं। लेकिन हम उसको मतलब सही काम एग्जाम्पल नहीं मैं लेते। आपको दे रही हूँ, अगर आप मुझे जानते हैं तो मुझे मेरे नाम से जानते हैं, पहले मेरी कंपनी के नाम बाद में आता है। तो यस। यूजली जो सोशलाइजेशन है, प्रोफेशनल सोशलाइजेशन है, या फिर आपकी इवन कस्टमर मार्केट है, वो सबसे पहले आपके लीड जो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा होता है वो उस पर भरोसा कर रही होती है, चाहे इवन एक छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो। तो उसको पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत है। तो वो पर्सनल ब्रांडिंग जब हम टेक्नोलॉजी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे तो हमें कैसे पता होगा कि कौन सी चीज को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक इफ आई एम यूजिंग माई सोशल मीडिया then people are thinking it's a personal space, then I say always say that it's not my personal space. यस। If I'm using it in तो आपको वहां पे 2000 लोग भी मिलेंगे just get मतलब आप जस्ट इस चीज को हजम करें कि एक लड़की की आईडी में भी 2000 लोग हो सकते हैं। और रीजन ये है कि हम पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस्ड है और हमारा वहां पे मेन काम वहां पे यही है कि हम अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाएं। तो एक सिंपल ऑर्गेनाइज ये आजकल सबसे बड़ा चीज है जो लोगों को थोड़ा अवेयरनेस आने लगी है कि सोशल मीडिया के थ्रू के पर्सनल ब्रांडिंग ही के थ्रू लोग जो है वो आगे चल के अपने बिजनेस को फॉलो अप करते हैं, स्पेशली लीडर्स। उनकी तो स्पेशली अगर आप देखें, इवन आप एलन मस्क की बात कर लें या फिर किसी भी बड़ी जो आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी आधे से ज्यादा जो कंपनीज के नाम है वो इसीलिए चल रहे हैं बिकॉज उनकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ एक बोरिंग सी उन्होंने प्रोफाइल क्रिएट की हुई है जिसमें सिर्फ वो कहीं जा रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं या कहीं पे खड़े हैं, ये वो अपनी कुछ पर्सनल लाइफ की कुछ थोड़े से ग्लिम्स भी देते हैं कि भाई ये मैं अपने बच्चे के साथ हूँ या मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ या फिर मैं ये अपनी मैं एनिमल के साथ हूँ या मैं घर में खाना पकाता हूँ या कुछ भी है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो पर्सनल ब्रांडिंग का हिस्सा होती है। तो हमारे अवेयरनेस अभी नहीं आई लेकिन आना शुरू हो जाएगी वक्त के मैं साथ समझता हूँ साथ, कि हमारे लेकिन यहाँ मेरे इस ख्याल चीज़ से ये का बहुत जरूरी है। अवेयरनेस है हमारे यहाँ, क्योंकि आप पब्लिक में जो आपका क्राउड है जो आपको जानता है, आपकी जो एक जी जी सर्टेन सर्कल होता है जो आपको नोन है, आप वहां पे जाके यू जस्ट आप एक अपोजिंग कोई वे में कोई काम करें या कोई ऐसी चीज जो कि उस इन्वायरमेंट के लिए एक अनफॉर्चुनेट हो, तो वो आपको बताएंगे कि व्हाट योर करैक्टर, व्हाट योर ब्रांडिंग, आप क्या हो क्या हो। तो हम हमेशा एग्जैक्टली जजमेंटल हैं, ह्यूमन साइकी है कि हम पर्सनालिटी को जज करते हैं rather than his वर्क, चाहे उसकी गुड हो या बैड डीड हो। तो ये हमें पता तो है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव वे में काम नहीं करते इसके ऊपर। पॉजिटिव वे में नहीं लेते, हमें लगता है कि समवन इज शोइंग ऑफ, बट उनको नहीं पता है कि ये चीज हमारी पर्सनल ब्रांडिंग का हिस्सा होती है कि आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना जरूरी होता है फॉर आवर बिजनेस। तो चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई बूढ़ा हो या बच्चा हो, इफ दे आर डूइंग सम बिजनेस दे हैव टू मेक देयर पर्सनल Exactly. ब्रांड। अगर हम इसी तरह से देखें कि हम नेबर कंट्री में देखें जो बिजनेस टाइकून है अंबानी, तो अंबानी हैव देयर फैमिली और आर डिफरेंट, उनके एक फैमिली रेपुटेशन है, उनका फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली सिस्टम है, वो इतना वाइडली इसको डिस्क्राइब किया जाता है। फिर उनकी आती है बिजनेस टर्म बाद में जो रियो है, फिर डिफरेंट उनके वेंचर्स हैं जिसके बारे में उनके रियो बहुत कम लोग जानते होंगे, उनकी बिजनेस पार्टनरशिप को बहुत कम जानते होंगे, बट उनकी पर्सनैलिटी, उनकी फैमिली इतनी वाइड स्प्रेड है पूरी दुनिया में
कि दे हैव जी बिग जी एरोप्लेन्स, और हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह के बिजनेसमैन हैं जिनको हम बाय नेम जानते हैं। और अदर देन दैट हमारे यहाँ फोलियोज को जो है पोर्टफोलियो को ज़्यादा फोकस किया जाता है हमारी सोसाइटी में। लाइक अगर कोई काम कर रहा है किसी बड़े जो हमारे यहाँ दो ही ग्रुप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक एंग्रो है और एक यूनिलीवर है। So if someone is working on there, तो उसका एक अलग ही ना चार्म होगा कि यार he is the guy from the Anglo, चाहे वो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जी देखें या आप अपने पब्लिक सेक्टर में देखें, ये चीज़ है। तो ये टेक्नोलॉजी इस चीज़ को जो है वो एक ब्रिज बिल्डिंग, और लोग अब समझ रहे हैं इस चीज़ को कि सोशल सर्कल के अंदर, क्योंकि वो वाला टाइम तो नहीं है कि हम अपना गली मोहल्ले या स्ट्रीट व्यूज के ऊपर अपनी जी पर्सनालिटी के ऊपर काम करें। तो ये इसी तरीके से जब टेक्नोलॉजी आए, चाहे वो एआई आए या कोई भी टेक्नोलॉजी आए, वो आपकी लाइफ को की नौयत बदल देती है। जहाँ पे आप टाइम दे रहे होते हैं और जहाँ नहीं देना होता वहां आप ज्यादा टाइम दे रहे होते हैं, तो उस चीज को लेके वो कहीं और शिफ्ट कर देती है कि ये काम उसका हो गया, अब आप कुछ मोर प्रोडक्टिव चीज पे ध्यान दें। एग्जाम्पल, अब जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे पाकिस्तान एक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, तो की बहुत बड़ी डिमांड है पाकिस्तान में। तो और सबसे बड़ी जो चीज़ है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर की ही इंडस्ट्री है, जो एक्चुअली जिसके बेसिस पे हमारे ऑल ओवर सारी चीज़ें मेनली हमें कहा जाता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का। तो स्मार्ट फार्मिंग सबसे बड़ा सोल्यूशन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए है, चाहे वो वर्टिकल फार्मिंग हो, और जैसे कि अभी आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और 10 तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें वर्टिकल फार्मिंग भी एक चीज है। ग्रीन हाउसेज, वर्टिकल फार्मिंग, वो तो एआई और आईओटी की ही एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें सारी मॉनिटरिंग ही जो है वो एआई और आईओटी के थ्रू हो रही है। फिर उसमें आप अगर फील्ड बेस्ड फार्मिंग की बात करें, उसमें आपके ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं। इवन आप जो पोल्ट्री फार्म से लेके डेयरी फार्म्स तक की सारी चीजों को भी मॉनिटर आप स्मार्ट फार्मिंग के थ्रू कर रहे हैं। फिर ड्रोन के थ्रू स्प्रेज करना, ड्रोन के थ्रू मॉनिटर करना, अपने ही घर पे बैठ के आपने ड्रोन के थ्रू विजुलाइजेशंस करी हुई हैं। अपने फार्म्स के अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स लगाए हुए हैं कि आपको उसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग मिल रही है, डायरेक्ट उसकी विजुलाइजेशन मिल रही है, जिससे क्या हो रहा है कि आप एक तो पहली बात ये कि जो काफी ज्यादा टाइम आप अपने फार्म्स के ऊपर उस वक्त देते थे उसकी मॉनिटरिंग में, खुद से जाके या किसी बंदे को रख के, वो अब आप उस चीज को दूसरे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल हो गई। फिर इंडस्ट्रीज की बात करें, फैक्ट्रीज की, तो जहाँ पे कई जॉब्स हैं, स्पेशली जैसे मैं बात करूं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज जो हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी दूसरी इंडस्ट्रीज में से टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है। मेन मसला क्या आता है, जो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका, स्पेशली इस चेन में, मैनुअल चेन के अंदर अगर वो इन्वॉल्व है, तो उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी हेल्थ कंडीशंस के प्रॉब्लम आती है। अस्थमा से लेके 10 तरह की बीमारियां आती हैं उसके डाइट से, उसके जो फाइबर निकलता है उससे। और इवन कोल वालों का भी यही हाल है कि उस इंडस्ट्री में काम करने की वजह से उनकी जो हेल्थ को प्रॉब्लम हो रहा है, वो कोई डिस्कस नहीं करता कि उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारे ये जरूर बोल देते हैं कि एआई जब टेक्नोलॉजी आई है उसके थ्रू उसकी जॉब छिन जाएगी, लेकिन वो जो जॉब छिन रही है उस जॉब से उसको क्या नुकसान हो रहा था उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। कि अभी मेरी जान पहचान में एक के साथ यही सिचुएशन है। वो फैसलाबाद की किसी टेक्सटाइल कंपनी में काम कर रहे थे, फैक्ट्री में, एंड उनकी अब कंडीशन ये है कि उनकी बालों में बाल थोड़े उनके जो है वो बिल्कुल डैमेज हो गए हैं, हेल्थ डैमेज हो गई है पहले जैसी, जबकि वो बिल्कुल जवान है, मतलब मुझसे भी छोटे। लेकिन बात हुई कि वो एक उसका जो डैमेज क्रिएट हुआ है उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि ये चीज इंडस्ट्रीज में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और वो सिर्फ एक के साथ नहीं है कि मैं बोलूँ यार वो सिर्फ उसी बंदे के साथ, उसके साथ में जो लोग काम कर रहे थे उनके साथ भी यही सिचुएशन है। दैट मीन्स के उस तरह की फैक्ट्रीज में काम करना, एक अपनी हेल्थ के प्रॉब्लम्स में इंसान के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, वो अभी हमारे यहाँ बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि उससे उसकी क्या कंडीशन हो जाएगी। तो ये इस तरह की जॉब्स अगर ऑटोमेट हो भी जाती है, अगर छिन भी जाती है, तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई बड़ा डिजास्टर नहीं होगा कि हम उनको किसी और जॉब के लिए इम्प्लीमेंट करें, उसकी और ट्रेनिंग्स कहीं और के लिए यूटिलाइज करें। इस तरह की जॉब मार्केट में खत्म हो जाती हैं, बट उसकी रिप्लेसमेंट है द वन हु आर ट्रांसफॉर्मिंग द ऑटोमेशन आईओटी, जो इसके ऊपर डेवलपमेंट प्रोसेस में काम कर रहे हैं, जी इसकी मार्केटिंग वे में काम कर रहे हैं। तो ये सेगमेंट और एनहांस होंगे।
हाँ, the particularity is कि हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि the one who is in the field will be remain in the field for the next 100 years. लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं सोचा एग्जैक्टली। जाता कि that is a temporary concept. अगर हम बाहर देखें अपने हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखें तो they will be plan according to the next 100 years हमारे कैसे होंगे. But we will plan जी कि हमारे next 8 hours कैसे गुजरेंगे या next 30 days of the month किस तरह से गुजरेंगे. तो इस जी चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, हमें वे आउट लाने की जरूरत है कि हम ये सोचें कि व्हाट हमारी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर इसका क्या रुझान बनेगा, और अगर हम आज अगर इस चीज से वर्कआउट करते हैं तो हमारे पास दूसरे वे आउट्स क्या होंगे. मेनली एक्चुअल चीज जो होती है ना, सस्टेनेबिलिटी हम्म, और इकोसिस्टम के साथ लेके चलना, और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज जो आपकी प्रोडक्शन को रखना, ये चीज हमारे यहाँ आज भी लैक करती है। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली का मतलब हर किसी ये नहीं होता कि भाई धुआं सिर्फ निकल रहा है, नहीं निकल रहा तो बहुत बड़ा आपने तीर मार लिया। वो कॉन्सेप्ट है आपके साथ जो एनवायरमेंट काम कर रहे हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके एम्प्लॉयज, उनकी हेल्थ से लेके सारी चीज की बात हो रही है। पीपल थिंक कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली की अगर आप बात कर लें तो आपने 4 गमले लगा लेने या 4 पौधे, और आपने पेपर हटा देना है वहां से, और आपका जहाँ से धुआं निकलना है उसको बंद कर देना है. बट थिंग इज कि इट्स अबाउट द एग्जैक्टली। इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट कि अगर आप अंडर द रूफ हैं या आप ओपन एयर में हैं तो दैट हाउ मच इट इज पोल्यूटेंट या ह्यूमिडिटी का एस्पेक्ट है, उस चीज को मेजर करना, तो उसके लिए ये ऑटोमेशन और आईओटी की चीजें जी बहुत जी इंपॉर्टेंट रोल जी। प्ले करती हैं. तो अलीना तो हम उसमें दूसरी काफी चीजें हैं, हाँ, काफी चीजें हैं। जैसे मेरे पास एक दो चीजें आई थी, स्पेशली एक मैं एग्जांपल जरूर बताना जरूरी, जिसमें एक था कि प्लास्टिक बॉटल्स की एक केस स्टडी आई थी। वो करवाना चाह रहे थे काम, और फिर पता नहीं उनकी साइड से क्या, उनको शायद इंटरेस्ट नहीं रहा फिर कराने में। तो उसमें यह था कि उनकी प्लास्टिक की बॉटल को जो आप हीट करते हैं तो उसमें कुछ बबल क्रिएट होते हैं, और उससे पहले हमें कुछ मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, और फिर उसकी बबल की क्रिएशन पे कुछ केमिकल की मिकदार डालनी पड़ती है। तो वो काफी हॉट होता है, वो जो पॉट जिसमें वो डाल के उसमें वो कर रहे होते हैं। तो अब उसकी विजुअलाइजेशन के पहले वो मैन्युअली देखा जा रहा होता है। तो कितना डेंजरस है कि एक बहुत बड़े कंटेनर में प्लास्टिक जो है वो मेल्ट हो रहा हो, और उसकी चेकिंग के लिए आप किसी ह्यूमन को वहां खड़ा करें कि भाई वो जाके देखे कि उसमें बबल्स बने कि नहीं बने। सो उसके लिए उन्होंने, ऑब्वियसली कोई समझदार इंसान वहां पे था मैनेजमेंट में, तो दे वांट कि भाई इसको फिगर आउट करने के लिए हम कंप्यूटर विजन देखना चाहते हैं कि हम ये लगाएं यहाँ पे और देखें कि ये जो हमें इसकी जरूरत है वो अकॉर्डिंगली इसकी हम इसको एनालाइज करें, और उसके हिसाब से हम इसको ऑटोमेट करना चाह रहे हैं। तो ऐसी 10 एग्जांपल्स हैं यहाँ इंडस्ट्रीज में ही, कि वहां पे जहाँ पे ह्यूमंस की लाइफ बहुत ज्यादा जो है वो उस पे रिस्क ऑन रिस्क होती है। तो ये तो हो गई ह्यूमन की लाइफ की रिस्क की बात। दूसरी चीज हो गई कि जहाँ पे ह्यूमन एरर की वजह से कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ह्यूमन एरर एग्जांपल, जैसे कि कोई वही ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो प्लेन है चाहे वो ट्रेन है। अब वहां पे जो आपने ह्यूमन बिठाया हुआ है, ऑब्वियसली वो ह्यूमन है, उससे कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो सो सकता है, कितनी अरसे देर जो है वो ट्रैवलिंग कर रहा है, चाहे वो बस हो तो वो सो भी सकता है। अगर आप देखें तो आपके यहाँ की जो बसेस हैं यहाँ पे यूटिलाइज हो रही होती हैं, वो जब जो लॉन्ग रूट की बसेस होती हैं, वो बेचारे कई बार 12-12 घंटे भी ड्राइव कर रहे होते हैं, और अच्छे खासे बंदे उस बस में बैठे होते हैं। तो क्या प्रॉब्लम हो रात में, किस टाइम उसके साथ क्या सिचुएशन हो जाए, उसका जो असर, जो पीछे जो 30-40-50 बंदे बैठे हैं वो साथ जाए, तो वो ह्यूमन एरर। तो वो किस तरीके से सॉर्ट होगा? वो भी इसी तरीके से सॉर्ट होगा जबकि और उसके लिए एक असिस्टेंट, चाहे वर्चुअल असिस्टेंट टाइप कोई चीज हो जो मशीन जो व्हीकल के साथ लगी हो, और उसको 24 घंटे मॉनिटर करने के लिए जो वो हो, जो एक्चुअली इस तरह की सिचुएशन को सॉर्ट कर सके, एक्चुअली डील कर सके, कि जब उसको लगे कि ह्यूमन ग्रिप जो है, ये ह्यूमन कंट्रोल जो है वो एक्टिव नहीं है, तो वो खुद से अपने ऑटोमेटिक डिसीजंस भी ले सके। तो ये भी चीजें हैं। तो इस तरह की कई एग्जांपल्स हैं जो फैक्ट्री से लेके व्हीकल इंडस्ट्री तक की प्रॉब्लम्स में हमारे पास आ रही होती हैं। सो बाकी आगे जो साइबर सिक्योरिटी से लेके एचआर मैनेजमेंट से लेके लॉजिस्टिक, इन सब चीजों की बात आ गई। इस तरह के दूसरी एग्जांपल्स हैं इसमें चैलेंजिंग, जो हमारे पास इनकी इम्प्लीमेंटेशन में जो चैलेंजेस आते हैं वो हम फोकस करेंगे कि क्या वजह है कि हम इसको अब तक पाकिस्तान में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो पहली बात तो वही आ गई कि हमारे पास रिसर्च और डाटा सेंटर कम है, इन्वेस्टमेंट्स कम है, रिसोर्सेज एंड एक्सपोर्ट
एक्सपर्ट्स कम है। सेकेंडली हमारे पास लोकल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। हम बाहर से हार्डवेयर को जो है वो मैन्युफैक्चर कहते हैं इम्पोर्ट करवाते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो फिर आम इंसान और एक नॉर्मल बिजनेस के लिए अफोर्डेबल नहीं रहता। तो ये हमारे पास मेन 4 प्रॉब्लम्स है जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एआई और आईओटी की इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अभी तक हम लोकल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने में थोड़ा बहुत जो है वो लैग कर रहे हैं। इस पे ऐड ऑन कीजिएगा कि हमारे यहाँ एक तो आपने जो पॉइंट रेज किया पैसों के हवाले से, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं है, लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना लोकली और या हम इंपोर्ट करें कहीं बाहर की कंपनी से, वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ रीजनल वे में इसके ऊपर, एक तो लैंग्वेज का बहुत इशू है हमारे यहाँ, क्योंकि अगर हम टिपिकल हमारे जो सबसे सेक्टर एग्रीकल्चर पंजाब साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे जो किसान हैं हमारे यहाँ, या आप चले जाएं फार्मिंग इंडस्ट्री के अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे जो एक कल्चर है वो लैंग्वेज में वहाँ पे दे डोंट नो इंग्लिश की, तो हम बहुत दूर की बात है, बट जो उर्दू लैंग्वेज है वो उन्हें नहीं आती है। तो हमारे यहाँ के मीडियम प्रोपोर्शन लैंग्वेजेस के ऊपर काम होना चाहिए रीजनल वे में। आई नो कि यू आर वर्किंग ऑन दिस थिंग एज वेल, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऐड ऑन कीजिएगा कि लैंग्वेज के हवाले से क्या है जी जी, अच्छा, लैंग्वेज की बात हो तो आपको अगर याद हो कि मैंने डोमेन्स की बात करी थी, तो डोमेन्स में सब देखता है नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस का डोमेन। उसमें अब देखें सबसे बड़ा मसला क्या होता है, जो हमारे बाहर की जो स्पीच रिकग्निशन या कोई भी ऐसी तरह के टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है हमारे पास, जो लैक ऑफ लैंग्वेज की वजह से जो हमारे सिस्टम नहीं अवेलेबल अप्लाई हो पा रहे होते, तो उनका मामला क्या है, वो स्टिल इट्स एक्चुअली उनकी मार्केट है, उन्होंने कैप्चर करने के लिए उर्दू की एक स्पीच रिकग्निशन बना ली, या कुछ लैंग्वेजेस की स्पीच रिकग्निशन, ये उनका एक्चुअली एक अचीवमेंट है कि उनका कल्चर नहीं है वो, लेकिन उन्होंने उस पर काम किया बिकॉज वो मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ लोग काम कर सकते हैं और खुद से उन लैंग्वेजेस की रिकग्निशन के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट भी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात आती है, चाहे वो सिस्टम्स के थ्रू हो कि भाई ये सिस्टम्स हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात आ गई। तो वो चीज हमारी, अगर हम सिस्टम्स हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और वो इंग्लिश पे नहीं काम करना चाह रहे, तो देयर आर सॉल्यूशंस। जैसे कि मैंने बताया स्पीच, मैंने खुद स्पीच रिकग्निशन पे 25 फीचर्स पे काम किया है, और उसकी रिकग्निशन कैसे होती है डीप लर्निंग के साथ भी और ये दूसरी मशीन लर्निंग के साथ भी। तो मेन चीज जो उसमें सबसे बड़ा लैक करती है ना पाकिस्तान में, लैंग्वेजेस के बेसिस पे डेटाबेस की अनअवेलेबिलिटी। मतलब उसके लिए ऑब्वियसली जो लैंग्वेज कल्चरल लैंग्वेजेस के डाटा बनाने में हेल्प आउट कर सके डाटा सेंटर। जब आपके पास वो लैंग्वेजेस कल्चरल लैंग्वेजेस का डाटा सेट होगा, तो फिर हम ऑब्वियसली उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकेंगे। तो गूगल के पास डाटा सेंटर है, तभी उनकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। हमारे पास मामला ये है कि बेसिक हमारे पास टोटल जो, इवन आप रिसर्च के लिए भी जाओगे, तो रिसर्च के लिए जब हमारे पास कोई चीज रिसर्च के लिए आती है, तो उसमें डाटा सेट 200-300 सैंपल्स का होता है। मतलब एक वर्ड है तो उसके 10 सैंपल दे दिए क्लाइंट ने कि भाई ये है हमारे आपको कस्टमर्स केयर पे लगाना है, तो हम बोलते हैं कि 10 वर्ड में क्या होगा। 10 वर्ड में आप जो मांग रहे हैं वो ज्यादातर होगा इतना कि जैसे उसने एक बार सिमिलैरिटी दिखा देनी है, अगली बार उसने बोलना है मुझे नहीं पता। तो फिर आप हमें ही बोलेंगे कि भाई इसमें एक्यूरेसी क्यों नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर में डाटा की ही प्रॉब्लम है, कि अगर हमारे पास डाटा सेंटर्स हो, उस पे मेहनत हो, उस तरह मतलब मेन काम डाटा सेंटर का ये हो कि जो हमारे पास इस वक्त लैक ऑफ डाटा है कल्चरल बेसिस पे, उस पे वो काम करें। लैक ऑफ ट्रस्ट एंड अवेयरनेस, हमारी जो 3 प्रॉब्लम्स हैं वो है लैक ऑफ ट्रस्ट एंड अवेयरनेस इन पीपल अबाउट टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिकल कंडीशन इज द बिग थिंग। आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी बेच नहीं पा रहे होते बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन। और हमारे पास इममेरिट एंड करप्शन भी एक अनदर प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रीज में ऐसी आवाम भी बैठी हुई है जो कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो है वो कोटेशंस ले लेती है, लेकिन वो काम नहीं करवाना चाहती। तो इस तरह की भी है लोग। तो मेरिट और करप्शन भी मेन रीजन है कि हमारे यहाँ अब तक जो टेक्नोलॉजी में बूस्ट नहीं आ रहा, वो ये वजह भी है।
तो अब हमारे पास जो फाइनल क्वेश्चन रहता है कि हम इस इंडस्ट्री का एज अ प्रोफेशनल पार्ट कैसे बन सकते हैं। सो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस लेवल पे आ रहा है वो ये है कि पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशंस, नॉट इन एआई इन दैट लेवल। लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है वो एंथुजियास्टिक हैं और वो काम कर रही हैं इस पे, लेकिन उसके मुकाबले में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी तादाद ज्यादा है। इवन इंडिया में भी बहुत बड़ी तादाद बिग डाटा की तरफ इस वक्त फोकस्ड है निस्बतन पाकिस्तान के। सो यू कैन सी ये प्रेजेंट 2004 से लेके अब तक की है, और इसमें इस वक्त स्टिल आप देखेंगे कि पाकिस्तान वेब डेवलपमेंट जॉब्स में ज्यादा हाई है। और इसकी निस्बत अगर आप इंडिया के देखें, वो बिग डाटा की जॉब्स स्टिल निकाल रहा है। एआई की जॉब्स भी यूजुअली कनाडा और अमेरिका और इधर उधर आपको डाटा साइंस और एआई की जॉब्स नजर आ रही हैं। दैट मीन्स आपके इस वक्त जॉब की क्रिएशन भी जरूरी है और प्रोफेशनल्स का होना भी जरूरी है। सो इम्पैक्ट ऑफ एआई जॉब बहुत ज्यादा है। 2016-2015 तक आपको 2025 तक आपको इसमें जॉब्स की बहुत बड़ी तादाद नजर आएगी। इसमें आप मतलब समझे कि मिलियंस में जॉब भी हो सकती हैं, और आगे इसकी जॉब्स फर्दर इंक्रीज ही हो रही हैं। सो करंटली इस वक्त जो सबसे ज्यादा टैलेंट पे जो एआई के टैलेंट पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऑल द बिग ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन इट। जो स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम्स भी निकाल रहे हैं, इवन प्रोफेशनल्स के प्रोग्राम निकाल रहे हैं, उनको डायरेक्ट जॉब्स वगैरह भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह की कई चीजें हैं जो इनकी अभी चल रही हैं। सो बहुत बड़ी मार्केट है, ये तो सब जानते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है, आगे भी इसकी बहुत सारी डिमांड है। और इंडस्ट्री का पार्ट कैसे आप बन सकते हैं, कुछ कोर्सेज होते हैं जो आप पर्सनल सेल्फ लर्निंग अगर आप कर रहे हैं तो उस वक्त आपको जरूरत होगी, जिसमें आप बेसिक मैथमेटिक्स की कुछ है वो आप पढ़ सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप अप्लाइड फिजिक्स, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ ये सब चीजें पढ़ के आप रोबोटिक्स और उनको जो एआई है दोनों की इम्प्लीमेंटेशन को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। सो टेक्निकल स्किल्स में यूजली इस वक्त हम पाइथन और इस तरह सी और आर वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, और फर्दर दूसरी लैंग्वेजेस पे भी हम इसकी काम कर रहे हैं। सो हाउ टू कंट्रीब्यूट इन इंडस्ट्री, ऑब्वियसली मतलब आप कैसे खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप डेवलपर बन सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, मैन्युफैक्चरर और सेलर भी बन सकते हैं इस तरह की प्रोडक्ट के। फिर इनकी ट्रेनिंग्स करवाने वाले भी बन सकते हैं, कंसल्टेंट्स भी बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं इसको। नॉर्मल सिंगल प्रोडक्ट बेस पे भी आप लेके चल सकते हैं कि मतलब जो बंदा टेक्निकल नहीं है वो एक्चुअली इसकी सेल और इसकी प्रोडक्शन वगैरह के अंदर इंटरेस्टेड हो सकता है। तो ये हम इस तरीके से इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये लास्ट में जो मैंने यूटन का डाला है कि वो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था 2017 में कि लीडर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रूल द वर्ल्ड एंड फ्यूचर इज ऑल अबाउट एआई। So this is the actual thing which we are actually trying to express to the industry कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से लेके अपने बिजनेस एनालिटिक्स से लेके मार्केट एनालिसिस तक अब एआई की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं, तो इससे आपकी ग्रोथ एज वेल एज आपकी जो टाइम और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में कितना इफेक्ट होगा और वो उसका इंटरनेशनली आपको क्या बेनिफिट होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। और हम फर्दर अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी चीज की क्यूरी करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट इन सब चीजों पे कर सकते हैं, इस नंबर वगैरह पे। तो फर्दर इंशाल्लाह और फिर मैं थैंक यू बोलूँगी कि आपको भी और आपकी तमाम पूरी टीम को कि आपने इस चीज के लिए इनिशिएटिव लिया, और थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच अलीना, हमें वक्त देने का और इतनी कम्प्रीहेंसिव ब्रीफ देने का। अच्छा, शॉर्ट टर्म मैं चाहूंगा कि आप ऐड ऑन करें कि आप अपनी अल्फाट्रॉन टेक्नोलॉजी के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि व्हाट एक्चुअली अल्फाट्रॉन टेक्नोलॉजी इज डूइंग इन द मार्केट, और आप लोग क्या कर रहे हैं इसके हवाले से थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ कर दें शॉर्ट टर्म में। अल्फाट्रॉन टेक्नोलॉजीज हम जो है वो मेनली फोकस करते हैं रिसर्च एंड
या एल्गोरिथम्स पे मेनली उस पे भी होता है और सिस्टम्स पे भी हमारा वो होता है फोकस। मेनली हम डेवलपमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ सोल्यूशन बेस्ड सिस्टम्स भी प्रोवाइड करता है, एपीआई डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करता है, माइक्रो सर्विसेज डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करता है। और हम कुछ स्टार्टअप्स पे भी काम कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, सास बेस्ड सिस्टम्स ईटीसी। तो वो हमारी अलग से चल रही है। इसमें से मेनली अभी मेरी 2 प्रोडक्ट्स हैं जिसपे मेरा अभी मेरी जो पर्सनल प्रोडक्ट्स हैं वो जिसपे मेरी इन प्रोग्रेस है। एक ये है एआई बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट और दूसरा है किड्स सोशल मीडिया एप्लीकेशन। और जो दोनों ही इस वक्त इन प्रोग्रेस हैं और उस पर डेवलपमेंट चल रही है। बाकी हम लोग जो हमारा जो डोमेन्स हैं वो मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी। हम लोग कंप्यूटर विजन पे भी काम करते हैं, गैन एल्गोरिथम्स पे काम करते हैं, जो पैटर्न जनरेशन और ईटीसी जो फेस जनरेशन और इस तरह की जो चीजें होती हैं। फिर reinforcement learning के algorithm, deep learning, every single algorithm you actually implement for the complex systems वो हम यूटिलाइज करते हैं, उस पे भी काम करते हैं। ये फिर जो है वो कंट्रोल थ्योरी एल्गोरिथम से भी काम करते हैं, आईओटी बेस पे भी करते हैं। उसके अलावा भी कोई भी साइबर सिक्योरिटी के एल्गोरिथम्स इन पे भी हमारा काम चल रहा होता है। तो हम इस तरह की जो चीजें हैं जिसके थ्रू हम कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें उसमें हम मेनली फोकस्ड है इस टाइम। तो उसमें हमारी हमने अब तक जो इम्प्लीमेंटेशंस जो हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं लोगों को वो यूजली स्पीच रिकग्निशन के मॉड्यूल्स और हमारी एपीआई ज्यादा जो है वो सेल आउट होती हैं बिकॉज ऑफ कस्टमर केयर एंड एटीसी। तो कस्टमर केयर और कॉल सेंटर्स वगैरह की मेन डिमांड होती है कि वो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम्स को फोकस करते हैं। सेकेंडली कंप्यूटर विजन है तो फूड डिटेक्शन, फैब्रिक पैटर्न डिटेक्शन, फॉल्ट डिटेक्शन, किसी चीज की प्रोडक्ट को चेक करना हो। फिर मेडिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यूजली डायग्नोसिस के हमारे पास आते हैं कि स्किन डिजीज डिटेक्शन, लिवर कैंसर डिटेक्शन, इस तरह के एल्गोरिथम्स हो गए। तो इन सब चीजों पे हम मेनली फोकस। इसमें सेगमेंटेशन भी आती है, रोबोटिक सेगमेंटेशन, जिसमें वो आइडेंटिफाई करे और बताए कि ये वाली चीज पे आपको ट्यूमर नजर आ रहा है, इस तरह की चीजें। तो ये हमारी ऑल ओवर सर्विसेज हैं जो हम इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सो अलीना, बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका वक्त देने का, और हम आपको थैंक हमारी यू। पाकिस्तान इनोवेशन एक्सपो जो कि 10, 11, 12 जून को कराची सेंटर में हो रही है, तो उसका ये ठीक है। एक उसी से कनेक्टेड ये हमारे वेबिनार का सेशन है जो कि थ्रू आउट में चलता रहेगा। सो आई विश एंड ठीक आई अर्ज यू कि आप हमें ज्वाइन करें उस एग्जीबिशन में भी, और उसके अलावा ना ठीक है सिर्फ ये, इंशाल्लाह। हमारे जो और सेशंस हैं उसके अंदर भी हम आपको जो है वो इंडल्ज करते रहेंगे और इस तरह से ठीक है। कंप्रीहेंसिव अवेयरनेस प्लेटफॉर्म बनाते रहेंगे, और उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा इनपुट हुआ, और आज का बहुत कम्प्रीहेंसिव और बहुत ज़्यादा लॉन्ग हमारी प्रेजेंटेशन का ये जी सेशन जी रहा। चलो। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सो ग्लैड टू थैंक हैव यू। यू ऑन बोर्ड। ओके, सो इस सेशन को हम एंड करते हैं। ठीक है, चलो नाउ ठीक है। थैंक यू। चलो सही, ओके थैंक यू।